पांडे अपनी कामयाबियों पर फूला नहीं समा रहा था। मारे खुशी के इधर से उधर दौड़ता भागता फिर रहा था। सिपाहियों को हुक्म देता जा रहा था। अपने तमाम काम निपटाने के बाद अचानक मेरा ख्याल आया। उसने चौंक कर कार की तरफ देखा। मैं कार की अगली सीट पर माला के साथ बैठा हुआ था। वो दौड़ता हुआ आया, फिर अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर मेरे पांव पर गिर पड़ा। कहने लगा, अरे मेरे बाप, तू अब तक कहाँ था? मैंने अपने कदमों से उसके सर को उठाते हुए कहा, दारोगा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ मिस माला बैठी हुई हैं। अरे माला हो या देवमाला हो, मैं आज से तेरी पूजा करूंगा, फिर तो तुम्हारी तरक्कियां रुक जाएंगी। वो गुमसुम सा होकर फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। मैंने तंबी के अंदाज में उंगली दिखाते हुए कहा, अगर तुम मेरा राज फाश करोगे और किसी को बताओगे कि मैं महाज्योतिषी हूं और तुम्हारी तरक्की के पीछे मेरा हाथ है, तो तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। फिर तुम्हारे हाथ की लकीरें मिट जाएंगी। तुम आज सुबह जहां थे वहीं पहुंच जाओगे। उसने इनकार में सर हिलाकर जल्दी से उठते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। मिस माला, मैं तो मजाक कर रहा था। ये तो मेरे बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है। मैंने तो दिल लगी और मजाक में इसके कदमों पर सर रख दिया था। तुम कुछ और मत समझना। माला ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही हूं, मगर आप गाड़ी में आकर बैठ जाएं, हमें दिल्ली पहुंचना है, ऊपर लाशें पड़ी हुई हैं। वो फौरन पिछली सीट पर बैठ गया। हमारी गाड़ियां आगे चल पड़ी। मैंने कहा, तुमने माला के सामने मेरा भेद खोल दिया है, अब आइंदा किसी के सामने कुछ ना कहना। उसने कान पकड़कर कहा, मैं एक लफ्ज़ जुबान से नहीं निकालूंगा, चाहे मुझे कितनी ही कामयाबियां, कितनी ही तरक्कियां मिलती जाएं। दोस्ती और मोहब्बत दिल में होती है, जुबान पर लाओगे तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा? हरगिज नहीं, तुम तो बहुत ऊंचे इंसान हो यार। उम्र में मुझसे छोटे हो, लेकिन ऐसा लगता है पिछले जन्म में मेरे बाप थे। मैंने पिछली सीट पर घूमकर कहा, तुम्हारे बाप का दिल माला पर आ गया है, लिहाजा दिल्ली पहुंचकर जैसे ही जमानत होगी मैं इसके साथ चला जाऊंगा। तुम अपने सारे काम निपटा कर आना। वो भला इनकार कैसे कर सकता था? अगले एक छोटे से पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने टेलीफोन के जरिए दिल्ली हेडक्वार्टर में फोन किया। फिर कहा, मेरा नाम दारोगा मंगल पांडे है। कोई मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, सब मुझे बड़े दारोगा जी कहते हैं। इंस्पेक्टर जनरल से कहो मुझसे फोन पर बात करे। इस वक्त मैं 6 लाशें और 10 जख्मियों को लेकर आ रहा हूं। ये लोग कैदियों को छुड़ाने आए हैं, सबके सब दुश्मन हैं। ये ऐसी खबर थी कि सीधी इंस्पेक्टर जनरल तक पहुंची। उसने फोन अटेंड करने वाले से पूछा, हेलो, कौन है? वो फौरन संभल कर बोला, जनाब, मैं दारोगा मंगल पांडे बोल रहा हूं। आपको पहले भी कैप्टन गंगाधर ने इतला दी है कि मैंने किस तरह मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। हाँ, मुझे मालूम है और मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। तुम यहां आओ, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। जनाब, इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि उन कैदियों को छुड़ाने के लिए मुसल्ला बदमाशों का गिरोह आया था। मैंने तन्हा उनका मुकाबला किया। मजबूरी की हालत में गोलियां चलाना पड़ी, बम के धमाके करने पड़े, जिसके नतीजे में 6 बदमाश मर गए, 10 जख्मी हैं। उन सबको लेकर आ रहा हूं। बाकी जो बचे थे वो भाग गए। इंस्पेक्टर जनरल ने कहा, मंगल पांडे, तुम तो हैरान कर रहे हो। तुमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और वो भी तन्हा। तुम दिल्ली आओ, हम तुम्हारा गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। मंगल पांडे ने खुश होकर कहा, जनाब, क्या अखबारी रिपोर्टर और फोटोग्राफर्स भी होंगे? तुम यहां आओ तो सही। उसने रिसीवर रख दिया, फिर गाड़ी में आकर बैठ गया। जब हम दिल्ली के करीब पहुंचे तो पहली पुलिस चौकी पर बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था। इंस्पेक्टर जनरल खुद वहां आया था, लिहाजा पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। दुनिया जहां के अखबारात के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स आए हुए थे। जैसे ही मंगल पांडे कार से उतरा, चारों तरफ तालियों का शोर बुलंद होने लगा। सबने दोनों गाड़ियों पर लाशों और जख्मियों को देख लिया था। फोटोग्राफर्स चारों तरफ दौड़ दौड़ कर मंगल पांडे की तस्वीरें उतार रहे थे। इंस्पेक्टर जनरल ने आगे बढ़कर उसे मुसाफिया किया था और वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इंस्पेक्टर जनरल ने कहा, मैं यहां इतनी भीड़ नहीं करना चाहता था, मगर पता नहीं कैसे पूरे शहर को पता चल गया। अखबारात वाले आदम के हैं, अब तो रस्मी बातें करना होंगी। तुम उन्हें मुख्तसर सा बयान देते जाओ, बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेंगे। सिर्फ वही नहीं, उसके सिपाही भी अखबारी रिपोर्टरों को बयान दे रहे थे और वो कसम खाकर कह रहे थे कि उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे देखा था तन्हा मंगल पांडे उन लोगों का मुकाबला कर रहा था। सिपाहियों की चशमदीद गवाहियों, हत्ता कि उससे रिवॉल्वर वाले मुजरिम की गवाही ने भी मंगल पांडे की दलेरी को शुभात से बालातर कर दिया। उसने इंस्पेक्टर जनरल से दरख्वास्त की, मिस माला का वकील हमारे पास हेडक्वार्टर में आने वाला है, उसकी जमानत मंजूर कर ली जाए। ये एक बहुत ही शरीफ लड़की है और ये मेरा दोस्त धनराज है, मेरे बचपन का साथी। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। बेचारे का इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है। इंस्पेक्टर जनरल ने मुझसे और माला से हाथ मिलाया।
दारोगा मंगल पांडे ने पै दर पे इतने कारनामे अंजाम दिए थे कि माला की जमानत होने में देर नहीं लगी। 1 घंटे बाद मैं उसकी आलीशान कोठी में पहुंच गया। उसने अपने बाप से मेरा तारुफ धनराज की हैसियत से कराया और अपनी नाकाम शादी की दास्तान सुनाई और यह तासुर दिया कि उसे नाकामी का दुख नहीं, क्योंकि उसे एक बहुत अच्छा साथी मिल गया है। उसने मुझे एक बेडरूम दिखाया और कहा, यहाँ आराम करो, तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवाती हूँ। फिलहाल रेडीमेड से काम चलाओ, आज रातों रात दर्जी तुम्हारे लिए बेहतरीन मलबूसात तैयार करेगा। फिलहाल मुझे 1 आध घंटे के लिए तन्हा छोड़ दो, मैं थक गया हूँ। वो मुझे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोली, ये क्यों नहीं कहते ख्याल ख्वानी करोगे? कुछ भी समझ लो, मैं दरवाजे को अंदर से बंद कर रहा हूँ। कम से कम 1 घंटे बाद आकर दस्तक देना। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मेरे दोनों शानों पर हाथ रखते हुए बोली, पहले तुम प्यार की एक दस्तक दो, फिर चली जाऊंगी। मैंने एक गहरी सांस ली, उसके हुक्म की तामील की, वो चली गई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, एक सोफे पर बैठकर आराम से अपने जूते उतारे, फिर उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जो BOAC के तैयारी में सफ़र कर रहा था। उसे लंदन जाना था। मैंने एंटी मेकअप कैमरामैन से कह दिया था कि मैं इस्तांबुल जाने वाला हूँ। अब मुझे अपनी बात की लाज रखना थी। जब मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो वह टेलीपैथी के मौजू पर किताबें पढ़ रहा था। मेरा बस चलता तो मैं उसे अपनी दास्तान ज़रूर पढ़ाता। मुश्किल ये थी कि उन दिनों मेरी दास्तान का आगाज़ नहीं हुआ था। हालांकि मैं 5 बरस के एक बच्चे का बाप भी बन चुका था। जब पारस 7वें बरस में हुआ तब दास्तान का आगाज़ हुआ। तादम तहरीर पारस 16 बरस का हो चुका है और 18वीं में दाखिल हो रहा है। मेरी दास्तान शुरू होने से पहले मेरे कारनामे और मेरी साथी औरतों के कारनामे मुख्तलिफ ज़राए से लोगों तक पहुँचते थे। इस तरह दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मेरे अलावा सोनिया, रोमाना, रसवंती, मरजाना, आला बीबी, पोमी और दूसरे अहम साथी दुनिया वालों के सामने मुतारिफ होने लगे थे। जब मैं शेखर के दिमाग में पहुंचा तो वह टेलीपैथी की किताब पढ़ते हुए मेरे और मेरी टीम की औरतों के मुतल्लिक ही सोच रहा था। मुझे यकीन नहीं आता कि ये हकीकी किरदार होंगे। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर इनमें से कोई किरदार मेरे पास आ जाए तो क्या तब भी टेलीपैथी की हकीकत से इनकार करूंगा? उसकी सोच ने कहा, मैं टेलीपैथी के इल्म से इनकार नहीं करता, मगर फरहाद, रसवंती और शीबा जैसे करैक्टर हो सकती हैं और ऐसे टेलीपैथी जानने वालों पर सबकत ले जाने वाली सोनिया जैसी औरत कोई हो सकती है, ये यकीन नहीं आता। मैंने अचानक उसे मुखातिब किया, हेलो शेखर, क्या तुम्हें यकीन आ सकता है कि फरहाद अली तैमूर तुमसे मुखातिब है? उसने एकदम से बौखलाकर टेलीपैथी की किताब बंद कर दी। सर उठाकर दूर तैयारी के अंदरूनी खला में तकते हुए सोचने लगा, क्या ये मेरी अपनी सोच है? मैंने कहा, नहीं, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। अभी तुमने किताब बंद की है, मुस्तहकम इरादा कर लो कि उसे नहीं खोलोगे, फिर देखो मैं किताब खोलने पर मजबूर कर दूंगा। उसने आजमाइशी तौर पर मुस्तहकम इरादा किया कि किताब किसी सूरत में नहीं खोलेगा। उसने सामने वाली सीट की पिछली बास्केट में उसे डाल दिया, अपने हाथों से छोड़ दिया, लेकिन चंद सेकंड के बाद हैरतज़दा रह गया, क्योंकि उसके हाथ में वो किताब खुली हुई थी। उसे पता भी ना चला कि किस तरह मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया था और उसके जरिए बास्केट से किताब निकालकर उसके हाथों में खोल दी थी। उसने हैरानी से कहा, यह कैसी हैरत अंगेज बात है, मैं आंखों से देख रहा हूं मगर फिर भी यकीन नहीं आता। यकीन आ जाएगा, अब तुम बास्केट में किताब डालकर दोनों हाथों से अपने कानों को पकड़ोगे। उसने घबराकर आसपास देखा, फिर कहा, नहीं नहीं फरहाद साहब, आप ऐसी हरकतें ना कराएं, मेरी इंसल्ट होगी। चलो, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कहता हूं, किताब बास्केट में डालकर अपनी नाक खुजाओगे। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया ऐसा नहीं करेगा, लेकिन दूसरे लम्हे किताब बास्केट में पहुंच चुकी थी और वह हाथ उठाकर नाक खुजा रहा था। तब उसने दोनों हाथों से सर को थामकर कहा, ओह माय गॉड, मैं कितना भागवान हूं। आप मेरे दिमाग में हैं और मैं यकीन नहीं कर रहा था। अब यकीन हो गया है। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूं, मुझे यकीन हो गया। कसम ना खाओ तब भी मैं दिमाग की गहराइयों में सच और झूठ को समझ लेता हूं। तुम टेलीपैथी की किताब पढ़ते हुए सोच रहे थे, अगर तुम्हें भी यह इल्म आता या इस इल्म के जानने वालों से दोस्ती होती तो कितने ऊंचे पैमाने पर स्मगलिंग करते। इस वक्त तो तुम्हारे पास 2 किलो चरस है। मैं मानता हूं इंग्लैंड और यूरोप में चरस की बड़ी कीमत मिलती है, लेकिन तुम कौन से दौलतमंद बन जाओगे? वो जल्दी से बोला, अब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप मुझे अपना सेवक, अपना खिदमतगार बना लें और मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर दें। मैं तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारी ख्वाहिशात को पढ़ सकता हूं। तुम पहली फुर्सत में चरस निकालकर बाथरूम में जाओ, फिर वहां छोड़कर चले आओ, और तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त फरहाद अली तैमूर तुम्हारे दिमाग में है, लिहाजा तुम बेख्तियार यहां से जाओगे और वही करोगे जो अभी मैंने कहा। वो वही करने लगा। मैंने उसके दिमाग को इस हद तक आज़ाद रखा कि वो अपनी हरकतों को समझता हुआ यह तस्लीम करता जाए कि बेख्तियार ऐसा कर रहा है। बाथरूम में 2 किलो चरस छोड़ आने के बाद वो अपनी सीट पर पहुंचा तो मैंने कहा,
इस वक्त हिंदुस्तान में चरस की अहमियत सोने जैसी है। लोग पहले भारी भरकम सोना स्मगल करते थे, अब हल्की फुल्की चरस स्मगल करते हैं। फिर भी ज्यादा मिकदार में स्मगल करने वाले पकड़े जाते हैं। तुम्हारे साथ भी यही मजबूरी है। अगर आपने मेरी मदद की तो मैं जुराइम से तौबा कर लूंगा और सीधे साधे अंदाज में दौलतमंद बनने की कोशिश करूंगा। इसीलिए तुम्हारे दिमाग में आया हूं, तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाऊंगा और इतना दौलतमंद बना दूंगा जिसका तुमने सपना भी नहीं देखा होगा। खुशी से उसकी बातें खिली जा रही थी। मैंने कहा, अपने आप पर कंट्रोल रखो। आसपास के मुसाफिर तुम्हें इस तरह खुश होते हुए देखेंगे तो पागल समझेंगे। वो फौरन ही संजीदा होने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, वो खालिक दो जहां, वो मालिक कौनो मकां, जो सबकी तकदीरें लिखता है, वो तुम्हारी तकदीर में ये लिख चुका था कि मैं तुम्हारे दिमाग में पहुंचूं। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर ही तुम्हें ताड़ गया था, तुम्हें आलाकार बनाने के मुतालिक फैसला कर चुका था। लिहाजा अब तुम इस्तांबुल में उतरोगे और वहां क्या करोगे? जनाब, मैं लंदन जा रहा हूं। क्या इस्तांबुल में ठहरने की इजाज़त मिलेगी? इसकी फिक्र न करो, वहां सोनिया आएगी और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या मादाम सोनिया मेरे पास आएंगी? हाँ, मगर एक शर्त है। मैं आपकी 1000 शर्तें मानने को तैयार हूं, बल्कि अपनी जान भी दे सकता हूं। शर्त यह है कि तुम खुद को फरहाद अली तैमूर समझोगे। वो खुश होकर बोला, क्या मेरे समझने से ऐसा हो सकता है? कहाँ आप जैसा देवता और कहाँ मुझ जैसा नाचीज इंसान। तुम आंखें बंद करके सीट की पुश्त से टेक लगाकर नीम दराज हो जाओ। मैं तुम्हें टेलीपैथी की नींद सुलाऊंगा। इसके बाद तनवीमी अमल करूंगा। जब तुम तनवीमी नींद से बेदार होगे तो खुद को बेख्तियार फरहाद अली तैमूर समझोगे और तुम्हारी शेखर की शख्सियत सिर्फ कागजात के मुताबिक होगी। उसने राजी खुशी मेरे अहकामात की तामील की, सीट की पुश्त से टेक लगाकर नीम दराज हो गया। आंखें बंद कर ली। मैं उसे टेलीपैथी की नींद सुलाने लगा। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि किस तरह मैंने उसे सुलाया, किस तरह उस पर तनवीमी अमल किया और उसके दिमाग में यह बात नक्श कर दी कि वह फरहाद अली तैमूर है और उसका दिमाग पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लिया करेगा। किसी को अपने दिमाग में आने की इजाज़त नहीं देगा। मैं टेलीपैथी और तनवीमी अमल के ऐसे हथकंडे बेशुमार मुखालफों पर आजमा चुका हूं और दोस्तों पर भी आजमाता रहा हूं। शेखर हमारा अच्छा साथी था, हमारे काम आ रहा था, इसलिए मैंने दोस्ताना अंदाज में उसे ट्रैप कर लिया। तनवीमी अमल की कामयाबी के बाद मैंने उसके दिमाग को हदायत की कि वह 1 घंटे बाद नींद से बेदार हो जाएगा। फिर मैंने सोनिया को मुखातिब किया, हेलो सोनिया, एक ज़रूरी काम से आया हूँ। मेरे साथ हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा था वो मैं सोनिया को बताने लगा। फिर मैंने कहा, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान छोड़ चुका हूँ और इस्तांबुल पहुँच रहा हूँ। वहाँ के फौजी अफसरान इंटरपोल से राब्ता कायम कर रहे हैं ताकि मेरे इस्तांबुल पहुँचने की तस्दीक हो सके। उसने पूछा, इस मकसद के लिए क्या कर रहे हो? शेखर नाम का एक हिंदुस्तानी BOAC के तैयारे में सफ़र करता हुआ लंदन जा रहा था। मैंने उसे दोस्त बना लिया है। वो मेरा रोल अदा करेगा। मैं उसके दिमाग को लॉक कर चुका हूँ। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकेंगे। अब तुम उसे फरहाद की हैसियत से इस्तांबुल में रिसीव करो। सोनिया ने कहा, उसके पास इस्तांबुल में ठहरने का इजाज़तनामा नहीं होगा। नहीं होगा तो तुम हासिल करो, अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करो, लेकिन शेखर को बाहैसियत फरहाद अली तैमूर इस्तांबुल में उतरना चाहिए और उसे तुम्हारे साथ देखा जाना चाहिए। मैं अपने मामलात में मसरूफ़ रहती हूँ, तुम एक नए मामले में उलझा रहे हो। जाओ, मैं अपना काम कर लूँगी। मैं जानता था तुम्हारे लिए ये मुश्किल ना होगा। खुदा हाफिज। मैंने ऐन वक्त पर खुदा हाफिज कहा। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर देखा तो खुद को माला के बेडरूम में पाया। कहीं से हल्की हल्की मौसीकी सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी जगह से उठकर दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर हैरान रह गया। ये वही माला थी जिसे मैं सुबह से देखता आ रहा था, लेकिन सुबह और होती है, शाम और होती है। सुबह का उजाला धूप की धमकी देता है, शाम का उजाला रात की चांदनी का पैगाम पहुंचाता है। वो दरवाजे की चौखट पर मुजस्सम चांदनी की तरह नजर आ रही थी, सफ़ेद लिबास में मलबूस और लिबास बेहद मुख्तसर। वो लिबास अपनी ज़ुबान बेज़बानी से कह रहा था, मैं मजबूर हूँ, इसे साफ छुपा नहीं सकता और ये साफ छुपना भी नहीं चाहती। मैं दरवाज़ा खोलकर पीछे हट गया। वो बड़ी ही शायराना नज़ाकत से चलती हुई अंदर आई। एक कैसेट रिकॉर्डर में कैसेट रखकर उसे ऑन किया। भारतीय क्लासिकी मौसीकी कमरे की फिजा में उभरने लगी। इसके साथ ही उसने रक्स के लिए अपने पाँव को हरकत दी। आप ही आप घुंघरू बजने लगे। अक्सर हिंदुस्तानी औरतें बचपन ही से गीत, मौसीकी और रक्स की तालीम हासिल करती हैं। जवान होते होते उनमें गीतों का तासुर, मौसीकी का खुमार, रक्स की लचक और मसूर को अदाएं जवान होती जाती हैं। यूं दूसरी जवान आंखों को देखते ही देखते तस्खीर कर लेती हैं। मैं देख रहा था और एक अजीब माहौल में पहुंच रहा था। क्या अंदाज था, क्या अदाएं थी, क्या लोच था, क्या नज़ाकत थी। ऐसा लगता था जैसे गीत, मौसीकी और शायरी जहां आकर दम तोड़ देती हैं, वहां माला जैसी औरतें भरी भरी सांसें लेती हैं।
दिल को धड़काती हैं और हथियार डालने पर मजबूर कर देती हैं। जब वो थक हार कर मेरे सामने गिरी तो मैंने उसके सामने हथियार डाल दिए। मैं बयान नहीं कर सकता कि किस आलम में रहा, मगर जहां भी रहा खूब रहा। रात के 9 बज चुके थे। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी क्या सोचते होंगे, तुम्हें अब जाना चाहिए। वो मुस्कुराकर बोली, तुम मेरे दिमाग में पहुंचकर मालूम कर सकते हो हमारी मोहब्बत में कोई मुदाखलत कर सकता है या नहीं। मैंने मालूम किया उसका बाप रात को ख्वाब आवर गोलियां खाकर सोने का आदी था। आज बेटी ने उसे जल्दी सुला दिया था। एक मुलाजिम को बाहर कोठी के दरवाजे पर बिठाकर समझा दिया था, कोई भी मिलने वाला आए, ख्वाब वो मंगल पांडे ही क्यों ना हो, उसे कह दिया जाए कि माला धनराज के साथ अपनी सहेली के यहाँ एक तकरीब में गई है, रात 1 बजे तक वापसी होगी। अगर वो चाहें तो फ़ोन पर राब्ता कायम कर सकती हैं। इसी तरह उसने एक मुलाजिम को टेलीफोन के पास बिठा दिया। उसे भी यही हदायत की थी कि हमें पूछा जाए तो जवाब दिया जाए कि सुबह ही मुलाकात हो सकती है। मैंने तुम्हारे ख्यालात पढ़ लिए। तुमने चारों तरफ ऐसा जाल बिछा दिया कि सुबह तक कोई मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन मैं खुद मुदाखलत कर रहा हूं। यहां से उठो और खाने के लिए कुछ लाओ, मुझे भूख लग रही है। उसने जाने से पहले भरपूर अंगड़ाई का मुजाहरा किया, फिर मीठी नाराजगी से मुस्कुराते हुए बोली, उधर मुंह करो। मैंने दूसरी तरफ करवट ली। पता नहीं वो क्या करती रही, इसके बाद चली गई। उसके जाते ही मैं शेखर के पास पहुंच गया। वो इस्तांबुल पहुंच गया था। लाउड स्पीकर के जरिए इतला दी जा रही थी, मिस्टर शेखर जो लंदन जाने वाले हैं वो इस्तांबुल में क्याम कर सकती हैं। उनकी मेजबान मादाम सोनिया अनाउंसिंग काउंटर पर उनका इंतजार कर रही हैं। सोनिया ने शेखर के क्याम के लिए खुसूसी इजाजतनामा हासिल किया था। इसे हासिल करने के लिए यकीनन शीबा की ख्यालख्वानी से काम लिया होगा और शीबा ने मुतल्लिका अफसरान को ट्रैप करके शेखर के लिए रास्ता हमवार कर दिया होगा। शेखर और सोनिया एक दूसरे को चेहरे से नहीं पहचानते थे। मैंने कहा, सामान लेकर चलो, मैं तुम्हें सोनिया के पास पहुंचा रहा हूं। उसने ट्रॉली में सामान रखा। अनाउंसिंग काउंटर के पास सोनिया खड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा, वो नौजवान जो ट्रॉली में सामान लेकर आ रहा है शेखर है। दोनों ने एक दूसरे से मुसाफिया किया। फिर सोनिया ने उसके बाजू में अपना बाजू डालकर आहिस्तगी से कहा, चूंकि तुम फरहाद का रोल अदा कर रहे हो इसलिए किसी हद तक बेतकल्लुफी लाजमी है। तुम ऐसा तासुर न देना जैसे पहली बार मुलाकात कर रहे हो। वह मुस्कुराते हुए बोला, मादाम मैं कोई अदाकार तो नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के साथ रहने की खातिर अदाकार बनने की पूरी कोशिश करूंगा। सोनिया के साथ आने वाले ने ट्रॉली संभाल ली। वो इसी तरह उसके हाथ में हाथ दिए बड़ी लगावट से बातें करते हुए जाने लगी। माला मेरे लिए खाना ले आई थी। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर खाने पर टूट पड़ा। खाना बहुत लजीज था। मैं तारीफ करता गया और खाता गया। वो खुश हो रही थी। खाना खत्म करने के बाद मैंने कहा, जरा चहलकदमी करना चाहता हूं। मैंने बाहर सबको मना कर रखा है। ऐसा करते हैं छत पर चलेंगे, ताज़ा हवा मिलती रहेगी, बड़ा लुत्फ आएगा। मैं अभी इंतजाम करती हूँ। वह चली गई। उस वक्त फ़ोन की घंटी बज रही थी। ड्राइंग रूम में बैठे हुए मुलाजिम ने रिसीवर उठाया। माला उसके करीब पहुंचकर रुक गई। सवालिया नज़रों से देखने लगी। मुलाजिम ने दूसरी तरफ की बातें सुनने के बाद कहा, हमारी मालकिन अपने मेहमान के साथ सहेली के यहाँ गई हैं, 1 बजे तक वापस आएंगी। उसने खामोश होकर दूसरी तरफ की बातें सुनी, फिर कहा, मैं उनकी सहेली का पता नहीं जानता हूं, वरना आपको बता देता। फिर उसने रिसीवर रख दिया। दूसरी तरफ से मंगल पांडे मेरे मुतल्लिक पूछ रहा था। मुलाजिम ने उसे वही जवाब दिया जो सिखाया गया था। थोड़ी देर बाद मैं माला के साथ सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा। वहां चांदनी फैली हुई थी। गाँव तकिए लगे हुए थे। एक बड़ी सी ट्रे में ताज़ा फल रखे हुए थे। दूध का जग और गिलास भी था। टेलीफोन भी ऊपर पहुंचा दिया गया था ताकि नीचे ड्राइंग रूम में बात हो तो हम ऊपर सुन सकें। उसने तमाम मुलाजमों को हुक्म दिया था ऊपर कोई ना आए, कोई बात हो तो टेलीफोन से इतला करें। मैं आराम से चांदनी पर लेट गया। सर के नीचे गाँव तकिया रखा, फिर अंगूर का एक खोशा उठाकर एक दाना मुंह में रखकर चबाते हुए कहा, मैं अभी मसरूफ रहूंगा, तुम मुदाखलत न करना। राजेश सोने जा रहा था। मैं चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला 1 घंटे पहले फौजी अफसरान का फिर खुफिया जलास हुआ था। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसर को इंटरपोल की तरफ से मुकम्मल रिपोर्ट मिली थी। वो रिपोर्ट उस इजलास में पढ़कर सुनाई गई। इस्तांबुल में इंटरपोल के एक चीफ एजेंट ने इस बात की तस्दीक की थी कि फरहाद अली तैमूर शेखर के नाम से सफ़र कर रहा था। वो दिल्ली से लंदन जा रहा था, जबकि इंटरपोल के जासूस तैयारे के ऐसे मुसाफिरों की फहरिस्त तैयार कर चुके थे जो इस्तांबुल में उतरने वाले थे। उनमें शेखर का नाम नहीं था। शायद इसलिए फरहाद ने लंदन तक का टिकट लिया था ताकि उस पर कोई शुबा न करे। इंटरपोल के जासूस उन अफराद पर कड़ी नज़र रख रहे थे जो इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर नजर आ रहे थे। फिर अचानक लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट सुनकर जासूस हजरात की तवज्जो उधर हो गई। ऐलान करने वाला कह रहा था, मिस्टर शेखर इस्तांबुल में क्याम कर सकती हैं और उनकी मेज़बान मादाम सोनिया अनाउंसिंग काउंटर पर उनका इंतजार कर रही है। आगे चलकर उस रिपोर्ट में लिखा था, हम दूर ही दूर से सोनिया और शेखर की निगरानी करते रहे। हमारे सामने जो बात आई वो ये है कि शेखर लंदन जा रहा था, अचानक इस्तांबुल में क्याम करने लगा। उसके लिए सोनिया ने खास तौर पर इजाज़तनामा हासिल किया। अगरचे फरहाद मेकअप में शेखर बना हुआ था, लेकिन सोनिया अपनी खुशी को छुपा ना सकी।
होटल पहुंचने तक वो उसके साथ लगी रही। फिर वो एक कमरे में बंद हो गई। 2 घंटे तक हमारा आदमी उनका इंतजार करता रहा, मगर वो दरवाज़ा नहीं खोला। तकरीबन 2.5 घंटे बाद वो दोनों कमरे से निकले। होटल से बाहर आने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। हमारे जासूस अब भी दोनों की निगरानी कर रहे हैं। इसमें शुबा नहीं कि फरहाद शेखर के नाम से इस्तांबुल पहुंच गया है। हमने इस्तांबुल के इंटेलिजेंस वालों को भी आगाह कर दिया है। वो चाहें तो फरहाद को गिरफ्तार कर सकते हैं। हम इस मामले से दूर ही रहते हैं। फरहाद और उसकी टीम की किसी औरत को छेड़कर अपनी साख बिगाड़ना नहीं चाहते, और यही वजह है कि आज तक हमारा उनसे कभी टकराव नहीं हुआ। इंटरपोल की जानिब से रवाना करदा इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक फौजी अफसर ने कहा, इससे साबित हो जाता है कि फरहाद हमारे मुल्क में नहीं है। दूसरे अफसर ने कहा, दूसरी बात जो साबित होती है वो ये कि उसे अपने कैदी बेटे का कोई इल्म नहीं है। एक और अफसर ने कहा, एक और बात साबित होती है, इस्तांबुल में जो पारस है वही उसका बेटा है। उस बच्चे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी होता है कि तुर्की के उस शहर में फरहाद की पूरी टीम मौजूद है, और अब फरहाद भी पहुंच गया है। इजलास के चेयरमैन ने कहा, कैदी पारस के साथ जो औरत है उसका नाम मोना सांची है, वो भी वादी काफ से आई है। मैंने आज उसे बुलाकर सख्ती से सवालात किए थे और उसे झूठ बोलने पर सख्त से सख्त सजा देने की धमकी दी थी। मुश्किल यह है कि हम बराह रास्त उससे गुफ्तगू नहीं कर सकते। वो वादी की मखसूस जुबान के सिवा कोई दूसरी जुबान नहीं जानती। ये जुबान जानने वाला हमारा आदमी मेरी बात उस औरत तक पहुंचाता है और उसका जवाब मुझे सुनाता है। उसका जवाब शुरू से अब तक यही है कि यह कैदी बच्चा पारस है। रसवंती इसे हमेशा अपने पास रखती थी, कभी कभी मोना सांची की गोद में दे दिया करती थी। यह महज तकदीर की बात है कि बमबारी से 1 घंटा पहले मोना सांची इस बच्चे को लेकर चश्मे पर नहाने और कपड़े धोने गई थी। एक अफसर ने कहा, क्या यह अजीब सी बात नहीं है कि रसवंती किसी खिदमतगार पर भरोसा नहीं करती थी, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखती थी, लेकिन बमबारी से 1 घंटा पहले उसने बच्चे को बहुत दूर चश्मे तक ले जाने की इजाजत दे दी थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। एक और अफसर ने इसकी तायद करते हुए कहा, मुझे भी यह औरत मोना सांची फ्रॉड मालूम होती है। इजलास के चेयरमैन ने कहा, वो फ्रॉड हो या ना हो, और यह बच्चा पारस हो या ना हो, अगर हम इसे बदस्तूर कैदी बनाकर रखें तो क्या फर्क पड़ेगा। एक आला अफसर ने जवाब दिया, यह बच्चा गैर अहम है। फरहाद यहां से जा चुका है, उसके बाद भी हम बच्चे को अहमियत दें तो यह वक्त ज़ाया करने वाली बात है। एक और आला अफसर ने कहा, अब तक की मालूमात के मुताबिक यही साबित हो रहा है कि हम बच्चे के सिलसिले में वक्त ज़ाया करते जा रहे हैं। एक और अफसर ने पूछा, फर्ज कीजिए हमने इस बच्चे से तवज्जो हटा ली, इसे आज़ाद कर दिया या कहीं दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया, और बाद में साबित हुआ कि असल पारस यही था, तब हम नहीं पछताएंगे। बच्चे को आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा, सिर्फ उसे फौजी बैरक से हटा दिया जाएगा। हम ख्वाम का अपना वक्त उसके लिए सर्व कर रहे हैं। इजलास के चेयरमैन ने कहा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बच्चे को यहां से मुंतकिल करके किसी मकान में रखा जाए। उस मकान के आसपास हमारे सिक्योरिटी फोर्स के मुसल्लह अफराद मौजूद रहें। उनकी ड्यूटी बदलती रहेगी और वह 24 घंटे इस बच्चे की निगरानी करते रहेंगे। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपके इस फैसले से मुत्तफिक हूं। जब तक ये बच्चा फौजी बैरक में रहेगा हमारे लिए दर्द सर बना रहेगा। क्या हमें यह अंदेशा नहीं रहता कि इसके माँ बाप इसके दिमाग में पहुंचेंगे तो फिर हमारे फौजी राजों तक भी पहुंचते जाएंगे। सब ने तायद में सर हिलाया और सब ने इस बात से इत्तफाक किया कि बच्चे का फौजी बैरक में मौजूद रहना नामुनासिब है। अगर यह पारस है तो किसी वक्त भी हमारे लिए ज़बरदस्त खतरा बन सकता है, और अगर पारस नहीं है तो हम ख्वामखा अंदेशों में घिरे रहते हैं। लिहाजा से यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाए। मैं राजेश के ख्यालात पढ़ रहा था। उसी वक्त रसवंती की आवाज़ सुनाई दी। वह राजेश को मुखातिब करते हुए कह रही थी, मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मेरे बेटे को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। हाँ, आज सुबह 5 बजे यहाँ एक गाड़ी आएगी, फिर पारस और मोना सांची को ले जाएगी। ये मैं नहीं जानता कि उसे कहाँ ले जाया जाएगा। मैं तुम्हारे जरिए यहाँ के बेशतर अफसरान के दिमागों तक पहुँच चुकी हूँ। सुबह 5 बजे से पहले पारस के दिमाग में रहूँगी, शायद उसके जरिए नए अफसरान तक पहुँच सकूँ। फिर उनसे पता चल जाएगा कि उन्होंने इसे कहाँ पहुँचाया है। टेलीफोन की घंटी से ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। माला रिसीवर उठाकर सुन रही थी। नीचे ड्राइंग रूम में बैठा हुआ मुलाजिम मंगल पांडे की बातें सुन रहा था। वो कह रहा था, भाई एक बज चुका है, वो मेरा दोस्त धनराज कहाँ है, उससे बात कराओ। मैंने फौरन ही माला से रिसीवर लेकर कहा, हेलो पांडे, मैं धनराज बोल रहा हूँ। उसने चहक कर पूछा, यार तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारे नहीं रहने से मैं खुद को बेवा, मेरा मतलब है खुद को यतीम समझने लगता हूँ। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करो। फिर मैंने नीचे बैठे हुए मुलाजिम को डांट कर कहा, रामू तुमने अब तक रिसीवर क्यों उठा रखा है, क्यों हमारी बातें सुन रहे हो? उसने जल्दी से रिसीवर रख दिया। तब मैंने पांडे से कहा, यार क्यों रंग में भंग डाल रहे हो, आज रात यहाँ ऐश करने दो। वो मायने खेज अंदाज में बोला, क्या काम बन गया? अभी तो बना रहा हूँ, मेरे हाथ की लकीरें कहती हैं अगर इस घर में रह गया तो सुबह तक काम बन जाएगा। बनाओ बनाओ, सुबह तक सही, इत्मीनान से काम बनाओ। अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सुबह तुम्हारे पास आऊँगा, बताओ कितने बजे आऊँ?
मैंने माला से पूछा मंगल पांडे को किस वक्त बुलाया जाए। उसने रिसीवर लेकर कहा, हेलो दारोगा जी, आप कल 1 बजे मेरे यहाँ तशरीफ लाएंगे, हम दोपहर का खाना साथ खाएंगे। उसने कहा, माला जी मेरे दोस्त को खुश रखना, कोई शिकायत ना होने पाए। अगर वह खुश हुआ तो मैं तुम्हारा केस खत्म करा दूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने माला की जुबान से कहा, मैं तो उन्हें खुश करना चाहती हूँ, मगर ये हमेशा सोच में गुम रहते हैं, हमेशा आप ही का जिक्र करते हैं, कहते हैं मेरा यार पांडे ऐसा है, मेरा यार पांडे वैसा है, वो आगे जाकर इतनी तरक्की करेगा, इतनी तरक्की करेगा कि हाथ उठाकर आसमान को छू लेगा। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए पांडे को देख रहा था। वो रिसीवर कान से लगाए मुंह फाड़े, आंखें फाड़े खला में तक रहा था और आसमान की तरफ यूं देख रहा था जैसे हाथ बढ़ाकर अभी छू लेगा। मैंने रिसीवर लेकर उसे मुखातिब किया। वो चौंक कर बोला, अरे यार, क्यों इतनी हसीन औरत के पास बैठकर मुझे याद करता है? बेचारी का दिल टूट रहा है। मुझे कल सुबह याद कर लेना, अभी उसी को याद करता रहे। अब मैं रिसीवर रख रहा हूं, कल 1 बजे आऊंगा। उसने रिसीवर रख दिया। माला ने मेरे हाथ से रिसीवर लेकर रखते हुए कहा, तुम ख्याल ख्वानी नहीं कर रहे थे? जैसे ही फोन आया फौरन अटेंड करने लगे। फोन की घंटी ने चौंका दिया था। मैंने तुमसे कह दिया था कि मुदाखलत ना करना, मगर फोन की घंटी को कैसे समझाता। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। ठीक 3 घंटे बाद यानी 5 बजे पारस फौजी बैरक से मुंतकिल किया जाने वाला था। अब 2-3 घंटे के लिए सोना मुनासिब नहीं था, लिहाजा मैं पारस अव्वल और जोजो के पास पहुंच गया। बात यहां तक पहुंची थी कि गाइडी मोरक्को ने पारस के सरपरस्तों से कहा था जो मशीन का हिस्सा पारस ने चुराया है उसे उसके हवाले किया जाए, और जोजो के सरपरस्तों से कहा था कि मशीन के बाकी 2 हिस्से उसके हवाले कर दिए जाएं। इस तरह वो 3 हिस्सों को मिलाकर उसे आजमाएगा। अगर वो ट्रांसफॉर्मर मशीन कारआमद साबित हुई और उसके जरिए मोरक्को ने अपने दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियत मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल कर ली, तो पारस और जोजो को रिहा कर दिया जाएगा। मैंने और पारस ने उससे मोहलत मांगी थी। उसने 24 घंटे की मोहलत दी। शर्त यह थी कि हम सुबह तक उसे मशीन के 3 हिस्से वापस करने की हामी भर लें और 24 घंटे पूरे होने से पहले वो हिस्से उसके हवाले कर दें। अगर सुबह तक हमने हामी ना भरी तो उस वक्त से 24 घंटे पूरे होने तक पारस और जोजो को तरह तरह की अजियतें पहुंचाई जाएंगी। पारस और जोजो को उस पथरीले फर्श वाले कैदखाने से निकालकर आरामदेह कमरे में पहुंचा दिया गया था। इसके बाद मैं वहां से चला आया था। जब दोबारा वहां पहुंचा तो सुबह होने में 7 घंटे बाकी थे। पारस आराम से सो रहा था, लेकिन जोजो जाग रही थी। कभी पारस को देख रही थी और कभी इधर से उधर टहलने लगती। उसके भाई आर्मर ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था किसी मर्द से दोस्ती ना करना, मगर हालात उसके बस में नहीं थे। एक 5 बरस का मर्द उसके कमरे में आराम से सो रहा था। भला ऐसे मर्द की मौजूदगी में वो कैसे सो सकती थी? वो भाई आर्मर की नसीहतों पर अमल करना अपना अवलीन फर्ज समझती थी। ये बात अभी तक उसकी समझ में नहीं आई कि पारस को क्या समझे। जब ये बात समझ में नहीं आई तो उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और अपने भाई आर्मर के दिमाग में पहुंच गई। मेरे भाई, मैं तुम्हारी लाडली बहन जोजो बोल रही हूं। आर्मर ने खुश होकर कहा, मेरी बहन, मुझे मालूम हुआ है तुम कहीं कैदी बनाकर रखी गई हो, क्या बहुत परेशान हो? जी हाँ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे फौरन बताओ, मैं तुम्हारे मसाइल हल कर सकता हूँ। भाई, तुमने नसीहत की थी किसी से दोस्ती ना करना, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर 5 बरस का बच्चा दोस्ती करना चाहे तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? वह मुस्कुरा कर बोला, अरे पगली, बच्चा तो आखिर बच्चा ही होता है, तुम उससे दोस्ती कर सकती? वो बात करते करते चौंक गया, फिर बोला, क्या कहा? 5 बरस का बच्चा? कहीं वो पारस तो नहीं है? क्या तुम फरहाद के बेटे की बात कर रही हो? जी हाँ, जब से मैं इस्तांबुल आई हूं वो मेरे साथ लगा हुआ है। जोजो, ये फरहाद की साजिश है, तुम उस बच्चे से दूर रहो। यही तो समझ में नहीं आता कैसे दूर रहूं। जब से वो मेरे पास है मुझे मुसीबतों से बचा रहा है, मेरे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हम दोनों को साथ अगवा किया गया है और एक ही कमरे में बंद कर दिया गया है। वो तो आराम से सो रहा है, मैं इस फिक्र में जाग रही हूं कि मुझे उसकी मौजूदगी में सोना चाहिए या नहीं। उसकी मौजूदगी में सो जाओ, कोई हर्ज नहीं है। हमें अंदेशा सिर्फ यह है कि फरहाद उसके जरिए तुम्हें ट्रैप करना चाहता है या कोई और चाल चल रहा है। मैं नहीं सो सकती, मुझे शर्म आती है। तुम तो सचमुच पगली हो। अरे वो कोई जवान मर्द नहीं है, मैं क्या बताऊं, वो नौजवान मर्दों से कुछ ज्यादा ही है। अक्सर मेरे हुस्न की तारीफें करता है और यह दावा करता है कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। आर्मर ने शदीद हैरानी से पूछा, ये क्या बकवास है? मैं सच कह रही हूं। हमें अगवा करने वाले भी जानते हैं, उनके सामने भी पारस ने मुझसे इश्क करने का दावा किया है। कहता है इतनी हसीन सूरत देखने के बाद उसके अंदर बाप का खून जोश मारता है। फिर तो उस बच्चे के पीछे फरहाद बोलता होगा, वो कमबख्त अय्याश है, हुस्न परस्त है, उसे शर्म नहीं आती, अपने बच्चे के जरिए तुम्हें फांसना चाहता है। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, आर्मर, तुम्हें मेरे मुतल्लिक इतने शर्मनाक ख्यालात नहीं रखने चाहिए। तुम और तुम्हारे दूसरे भाई निहायत ही बेगैरत हैं। उन्होंने मुझे फांसने के लिए अपनी बहन रोजाना को चारा बनाकर हिंदुस्तान भेजा था। मैं रोजाना के ख्यालात पढ़ चुका हूं। शायद बेगैरतों को इज्जत और गैरत का मतलब ना मालूम हो, वो मुकद्दस रिश्तों को भी ना समझते हो।
इसके बावजूद मैं खुले अल्फाज में कहता हूँ कि जो मेरी बेटी जैसी है। आइंदा ऐसे ख्यालात का इजहार करोगे तो तुम्हें दिमागी अजियतें पहुंचाऊंगा। उसने पूछा, तुमने अपने बेटे को मेरी बहन के पीछे क्यों लगा दिया है? इसके लिए भी कसम खाकर कहता हूं कि मेरा अपने बेटे से कोई दिमागी राब्ता नहीं है। किसी ने उसके दिमाग को मुकफ्फल कर दिया है, तुम खुद उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकते। यह मानने वाली बात नहीं है। वो तुम्हारा बेटा है और किसी और ने ख्याल ख्वानी के जरिए या तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को मुकफ्फल किया हो और तुम्हें पता ना हो, तो क्या यह काबिल यकीन बात हो सकती है? मैं यकीन दिलाना नहीं चाहता। अपनी बहन को समझाओ कि वो आराम से सो जाए, पता नहीं इसके बाद कैसे हालात पेश आएंगे। लिहाजा उसे जिस्मानी और दिमागी तौर पर चाको चौबंद रहने के लिए नींद पूरी करना चाहिए। तुम मेरे बेटे की फिक्र छोड़ो, अपनी बहन की फिक्र करो। मैं जा रहा हूं। मैं जोजो के पास आ गया। वो कह रही थी, भाई मुझे डर लग रहा है। क्यों डर रही हो? अभी मैं तुम्हारे दिमाग में थी, वहां फरहाद की आवाज़ सुन रही थी। क्या वो मेरे दिमाग में भी आएगा? आर्मर के जवाब देने से पहले मैंने एक सोच के जरिए उसे चौंकने पर मजबूर किया। फिर वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, अरे हाँ भाई, आपके दिमाग में फरहाद मुझे बेटी कह रहा था। क्या वो बेटी कहकर मुझे नुकसान पहुंचाएगा? आर्मर उलझन में पड़ गया। तमाम भाई मेरे खिलाफ जोजो के दिमाग में जहर भरना चाहते थे। भला वो कैसे एतराफ़ करता कि बेटी कहने वाला नुकसान नहीं पहुंचाएगा? उसने जल्दी से बात मनाते हुए कहा, तुम अभी दुनिया को नहीं समझती हो। ये दुश्मन जुबान से कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। उसके बेटी कहने से कुछ नहीं होता। वो बहुत फरेबी है, उससे होशियार रहना चाहिए। लेकिन फिक्र न करो, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। मैंने उसे मना कर दिया है। उसका बाप भी मुझे मना नहीं कर सकता था, लेकिन वो जोजो के बचकाना ज़हन को इसी तरह समझाया करता था। और जोजो भी अपने भाई पर अंधा एतमाद करती थी, हर बात मान लेती थी। उसने ये मान लिया कि फरहाद दिमाग में नहीं आएगा। तब आर्मर उसे समझाने लगा, अब तुम सो जाओ, पारस से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वह बिस्तर की तरफ देखते हुए बोली, यहाँ एक ही बिस्तर है और कंबल भी एक ही है। आर्मर ने कहा, जब वो गहरी नींद में है तो उसे सोने दो, उसका कंबल खींचकर अपने ऊपर डालो। वो बचपन से भाई की बात मानने की आदी थी, उसने यही किया। बिस्तर पर आकर आहिस्ता आहिस्ता कंबल को पारस के ऊपर से खींचने लगी। पूरा कंबल अपनी तरफ करने के बाद आहिस्तगी से लेट गई, फिर उसे अपने ऊपर डाल लिया। आर्मर ने कहा, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, चलो आंखें बंद करके अपने दिमाग को हदायत दो और आराम से सोती रहो। वो आंखें बंद करके अपने दिमाग को हदायत देने लगी। मैंने आर्मर के पास पहुंचकर देखा, वो बहन की तरफ से मुतमईन होकर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। इधर मैंने फिर जोजो के पास पहुंचकर उसकी आंखें खोल दी। उसे सर घुमाकर पारस की तरफ देखने पर मजबूर किया। उसने देखा वो अपनी जगह सुकड़ा सिमटा पड़ा हुआ था। सर्दी अच्छी खासी थी। मैंने जोजो के दिमाग में सोच पैदा की, बेचारा किस तरह सर्दी में ठिठुर रहा है। भाई ने अपनी मासूम बहन को खुदगर्जी और बेहिसी का दरस दिया था। मैं उसकी मासूमियत को बरकरार रखना चाहता था, इसीलिए उसके अंदर इंसानी मोहब्बत का जज्बा पैदा कर रहा था। जो मासूम हो, जिन्होंने कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, उनमें इंसानी मोहब्बत के जज्बात पैदा करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आती। वो खुद ही फितरतन इंसान दोस्त होती हैं। जो अपने अंदर इंसानी दोस्ती के जज्बों को समझती नहीं थी। बस ज़रा समझाने की ज़रूरत थी और मैं यही कर रहा था। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उसका दिल पिघलने लगा। वो पारस को सर्दी में ठिठुरते हुए नहीं देख सकती थी। वो उसके करीब आई, फिर कंबल का आधा हिस्सा आहिस्तगी से उसके ऊपर डाल दिया, मगर उससे ज़रा दूर रही और जल्दी से आंखें बंद करके कहने लगी, ओ गॉड, मैं अपने दिमाग को हदायत देकर सो रही हूँ, इस मर्द को मुझसे दूर रखना। अगर ये मुझको हाथ लगाए तो फौरन मेरी आंख खुल जाए। वो सहमी सहमी से अपने दिमाग को हदायत दे रही थी, मगर नींद नहीं आ रही थी। आखिर मैंने उसके दिमाग को थपक थपक कर सुला दिया। अभी सुबह होने में तकरीबन 5 घंटे थे। मैं नहीं जानता था कि सोनिया और शिबा उन दोनों को वहां से निकालने के लिए क्या कर रही हैं। ज़रूर कुछ कर रही होंगी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही कर रही होंगी। उधर शार पर भी अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल कर रहा था। मैंने मास्क मैन को मुखातिब किया। उसने कहा, यह मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझसे खुद राब्ता कायम कर रही हैं। मालूम होता है बुरी तरह नाराज़ हैं। मैं कह चुका हूं, जब तक ट्रांसफार्मर मशीन किसी फैसला को नतीजे तक ना पहुंचे, मेरे और आपके दरमियान एतमाद वाला रिश्ता कायम नहीं होगा। हम दूसरे मामलात में एक दूसरे की अब भी मदद करेंगे और अब भी दोस्त बनकर रहेंगे। शुक्रिया फरहाद साहब, आप फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मैं यूं ही मालूम करने आया था कि आप आर्मर को कैदी बनाकर क्या फ़ायदा हासिल कर रही हैं। जनाब, हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। मसलन हम आर्मर के जरिए उसके भाइयों को ब्लैकमेल करके मशीन के हिस्से तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उस हिस्से को आपके साहिबजादे उड़ा ले गए। भाई कमाल हो गया। 5 बरस के बच्चे ने वो हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया कि हमें यकीन नहीं आता। यकीन क्यों नहीं आता, जबकि उसके माँ बाप टेलीपैथी जानते हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि बच्चे के पीछे आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है, मगर सारी दुनिया तो ये नहीं जानती, इसलिए सब हैरान हैं। जो आप जानते हैं उसके मुतल्लिक गुफ्तगू करें। पारस को मोरक्को की कैद से निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वो खसियानी हंसी हंसते हुए बोला, वो आपका बेटा है, ये मेरा पहला फ़र्ज़ है कि मैं उसे दुश्मन की कैद से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करूं। मास्क मैन, मुझे यही दोगली बातें अच्छी नहीं लगती, साफ बात करो।
जबकि जानते हो मैं दिमाग की गहराइयों में पहुंच जाता हूं और दिल की धड़कनें सुन लेता हूं। तुम सिर्फ मशीन के उस पहले हिस्से के लिए पारस को हासिल करना चाहते हो। मैं तस्लीम करता हूं कि तुमने पारस को हासिल कर लिया तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बल्कि मेरे पास पहुंचा दोगे। तुम्हारा मकसद सिर्फ उस मशीन के हिस्से को हासिल करना है। वह शर्मिंदा सा होकर बोला, आपसे हमारी कोई बात छुप नहीं सकती, फिर आप क्यों हमारी जुबान से उगलवाती हैं? आपने मेरे मुतल्लिक इतनी अच्छी राय कायम की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और यकीन दिलाता हूं पारस हमारा भी बेटा है। जब भी वो मेरे हाथ लगेगा मैं उसे सही सलामत आपके पास पहुंचा दूंगा। मेरे सवाल का जवाब सोच समझ कर दो। क्या तुम्हारे आदमी उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां पारस और जोजो को कैद किया गया है? पहले तो वो झिझकने लगा, फिर जल्दी से बोला, ये बात भी आपसे छुप नहीं सकेगी, मैं जुबान से ही कहता हूं। उन दोनों को बॉस फोर्स के एक साल इलाके में कैद किया गया है। वो किला छोटी सी पहाड़ी की बुलंदी पर है। उसके बाहर भी गाइडी मोरक्को के आदमी दूर तक फैले हुए हैं। क्या उस किले के अंदर रहने वाले किसी भी फर्द की आवाज़ सुनी जा सकती है? यह बहुत मुश्किल है। किले में मुख्तलिफ नंबरों के 20 टेलीफोन थे। मोरक्को ने 20 टेलीफोन के कनेक्शन काट दिए हैं। इससे हमें शुबा पैदा हुआ कि उन दोनों को वहीं कैद किया गया है। मैंने कहा, आपकी जो टीम उस किले तक पहुंचना चाहती है उसकी रहनुमाई यकीनन इस्तांबुल का बॉस कर रहा होगा। क्या आप मुझे उसकी आवाज़ सुना सकती हैं ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं? वह हिचकिचाते हुए बोला, देखिए फरहाद साहब, ये ट्रांसफार्मर मशीन का मामला है। आपने खुद फरमाया था हम इस मामले में एक नहीं होंगे, लिहाजा मुझे शर्मिंदा न करें। मैं हरगिज़ शर्मिंदा नहीं करूंगा। वो तो मैंने रस्मी तौर पर पूछ लिया था, वरना मैं जानता हूं कि इस्तांबुल का बॉस शाकिर है। मैं अभी उसके पास पहुंच रहा हूं। मास्क मैंने एकदम से बौखला कर बोला, अरे आप कैसे आदमी हैं? सब कुछ जानते हैं और ख्वामखा मेरा मतलब है कि मैं शाकिर की आवाज़ सुना सकता हूं। मैंने हंसते हुए कहा, जब मैं कह रहा हूं कि खुद पहुंच सकता हूं तो आप आवाज़ सुनाने की जहमत क्यों गवारा करेंगे? आप आराम फरमाएं। मैं शाकिर के दिमाग में पहुंच गया। वो उस किले से तकरीबन 2 मील के फासले से एक छोटे से बंगले में मौजूद था। अपने ट्रांसमीटर के जरिए सहम आदमी से गुफ्तगू कर रहा था जो किले वाली पहाड़ी तक पहुंच गया था और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते हुए मोरक्को के आदमियों को बड़ी खामोशी से ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। ये रिपोर्ट वो शख्स दे रहा था जो मास्क मैन की एक खास टीम के साथ किले तक पहुंचने की कोशिश में मसरूफ था। मैं उस खास आदमी के दिमाग तक पहुंच गया। उसका नाम कुछ और होगा, मगर उसे डैनी कहकर मुखातिब किया जाता था। रेड पावर का बॉस ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू कर रहा था। उसी वक्त एक दूसरे ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हुआ। उसने फौरन डैनी से राब्ता कायम करके दूसरे ट्रांसमीटर से राब्ता कायम किया। मास्कमैन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, हेलो शाकिर, क्या फरहाद से कभी तुम्हारा सामना हुआ है या किसी के जरिए उसने तुम्हारी आवाज़ सुनी है? शाकिर ने कहा, मैं पूरी यकीन से कहता हूँ मेरी आवाज़ अब तक फरहाद या उसके किसी साथी तक नहीं पहुँच सकी है, लेकिन वो कह रहा था कि तुम्हें जानते और तुम्हारे दिमाग में पहुँच सकता है। मैं इस बात पर सिर्फ हैरानी जाहिर कर सकता हूँ, वरना अब भी यकीन है वो मेरे दिमाग तक नहीं पहुँच सकेगा। मैं उन्हें छोड़कर डैनी के पास पहुँच गया। वह बहुत ही मोहतात था। अपने आदमियों से ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम करता और बड़ी धीमी आवाज़ में गाइड करता जाता। पता चला अब तक उसके आदमियों ने 4 ऐसे पहरेदारों को मार डाला है जो इसी किले से ताल्लुक़ रखते थे। मैं हार्पर के पास पहुंच गया। वो अपने कमरे में जाग रहा था और अपने भाई शार्पर की बातें याद कर रहा था। शार्पर ने तकरीबन 2 घंटे पहले उससे राब्ता कायम करके कहा था, तुम्हारी गलती से या तुम्हारी बीमारी की वजह से फरहाद निकल गया है। अब वो हिंदुस्तान भी छोड़ चुका है, इस्तांबुल पहुंच रहा है। मैं जोजो को इस किले से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसराइली तंजीम से बहुत ही ज़हीन सुराग रसां वहां तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हें 2 अहम अफराद की आवाज़ें सुना रहा हूँ ताकि मैं किसी और मामले में उलझ जाऊँ तो उनके दिमागों में मौजूद रह सको। फिर उसने 2 अफराद की आवाज़ सुनाई थी। हार्पर उनके दिमाग में बारी बारी पहुंच रहा था। वो दोनों इसराइली तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने हार्पर को मजबूर किया कि वो फिर उनसे दिमागी राब्ता कायम करे। इस तरह मैं उनके दिमागों में पहुंच गया। वो अभी उस किले की पहाड़ी के पास थे, मगर उनकी पोजीशन दूसरी थी। वो बॉस फोर्स के साहिल की तरफ से आ रहे थे। उनकी टीम में मजीद 12 अफराद थे और वो भी ट्रांसमीटर के जरिए चुपके चुपके अपने लोगों को हदायत देते जा रहे थे। यूं देखा जाए तो मैंने बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली। एक तो मास्कमैन के आदमियों तक पहुंच गया, दूसरे इसराइली तंजीम के अंदर भी सुरंग बना ली, तीसरे किले के अंदर पारस और जोजो के पास मौजूद रह सकता था। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी 2 पार्टियां ऐसी थीं जहां तक मेरी रसाई मुमकिन नहीं थी। एक तो सोनिया और शिबा की पार्टी, पता नहीं वो क्या खिचड़ी पका रही थी। इसके बाद सुपर मास्टर की टीम भी जरूर होगी जो उस किले तक पहुंचना चाहती होगी, और वो नया सुपर मास्टर अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जोजो और पारस को अपनी गिरफ्त में लेकर एक बड़ा कारनामा अंजाम देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा होगा और अपने तमाम छोटे बड़े जराए इस्तेमाल कर रहा होगा। मैंने सोनिया से राब्ता कायम किया। वो एकदम से चौंक कर बोली, फरहाद, अब से 10 मिनट के बाद मुझसे राब्ता कायम न करना। मैं सुबह के बाद तुमसे गुफ्तगू कर सकती हूँ। तुम बड़ी राजदारी से काम ले रही हो, लेकिन देख लेना, तुमसे पहले मैं पारस और जोजो को वहां से निकाल कर दिखाऊंगा। तुम किस लिए आए हो? सिर्फ ये पूछने आया हूँ मशीन का पहला हिस्सा जो पारस ने हासिल किया है, क्या उसकी नकल मिल सकती है?
मैं उसकी हूबहू नकल तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी प्लानिंग नहीं बताऊंगा। जिस वक्त मुझे नकल की ज़रूरत पड़े तुम मेरे मतलूबा आदमी तक उसे पहुंचा देना। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अब मुझसे रब्ता कायम न करना, मैं अपने लाइन ऑफ एक्शन पर हूँ। उसने सांस रोक ली। इसका मतलब यह था कि वो हरकत में आ चुकी है और बरकत तक पहुंचने वाली है। यह हम देखते आ रहे हैं, जब भी वो अमली इक़दामात करती है तो उस पर आप ही आप बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं। मुझे एक ज़रा कमतरी का एहसास हुआ। क्या वो मुझसे सबकत ले जाएगी? हरगिज़ नहीं। मैंने तहैया कर लिया कि उससे पहले पारस और जोजो को वहां से निकाल लाऊंगा। अगर उसने सबकत हासिल कर ली तो उसकी सिर्फ एक वजह होगी, और वो ये कि वो जिस्मानी तौर पर इस्तांबुल में मौजूद थी और मैं वहां से हज़ारों मील दूर। इसके बावजूद मैंने अपने तौर पर कोशिश की और इसके लिए मोरक्को के दिमाग पर दस्तक दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुश आमदीद कहता हूँ। तुम फरहाद हो या शारपर? मैं फरहाद बोल रहा हूँ। वो हंसते हुए बोला, बेटे के लिए परेशान हो? नहीं, मैं जोजो के लिए सौदा करने आया हूँ। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मेरा बेटा गीले साबुन की तरह है। तुम जितनी सख्ती से मुट्ठी बंद करोगे उतनी ही तेजी से वो फिसल जाएगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है। क्या जोजो पसंद आ गई है? वो मेरी बेटी है। OIC, उसे बेटी बनाकर भाइयों का दिल जीतना चाहते हो? मैं मुकद्दस रिश्तों की आड़ लेकर ऐसे औचे हमले नहीं करता। चलो मान लिया। किस किस्म का सौदा करना चाहते हो? पारस ने जो मशीन का पहला हिस्सा चुराया है वो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसके बदले जोजो को मेरे हवाले कर दो। उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, मैं कह चुका हूं, पहले तीनों हिस्से मेरे पास आएंगे। मैं उन्हें आजमाऊंगा। उनके जरिए मेरे अंदर टेलीपैथी की सलाहियत मुंतकिल हो जाएगी। तब मैं दोनों को रिहा करूंगा। मोरक्को, पहले मेरी बात सुन लो। अच्छा सुनाओ। तुम जोजो को मेरे हवाले करोगे तो इसका मतलब यह होगा कि वो शारपर और उसके दूसरे भाइयों तक कभी नहीं पहुंच सकेगी। हालांकि मैं उसे बेटी कह चुका हूं, उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके भाई मेरे सामने कमजोर बनकर रहेंगे, इसलिए सौदा कर रहा हूं। वो मुस्कुराकर बोला, मैं समझ गया, ये टेलीपैथी की जंग है। तुम इस मैदान में उन भाइयों को जेरे दस्त रखना चाहते हो। मैं उस मशीन का अहम हिस्सा तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूं। मुझे अफसोस है, मैं तीनों हिस्से एक साथ अपने सामने देखना चाहता हूं और उन्हें आजमाना चाहता हूं। मेरी ये बात नोट कर लो। तुम्हारे ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तुम मेरे बेटे पारस को नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। इसलिए मुझे उसकी फिक्र नहीं है और इसलिए मैं उसके सिलसिले में कोई सौदा नहीं कर रहा हूं। मुझे जोजो चाहिए। इनकार करोगे तो कोई बात नहीं। मुझे अफसोस होगा कि जिंदगी में पहली बार किसी जवान लड़की को बेटी कहा, तो वो भी तुम्हारे हाथों अपनी जान दे बैठी। मैं जोजो के सिलसिले में सिर्फ अफसोस कर सकता हूं, मगर उसे नुकसान पहुंचा और वो मेरे हाथ ना आई तो मशीन का वो पहला हिस्सा कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। चाहे शारपर दोनों हिस्से तुम्हारे हवाले कर दे, तुम कभी उस मशीन को मुकम्मल नहीं कर सकोगे। मेरा चैलेंज ऐसा था कि उसे सोचने और परेशान होने पर मजबूर करने लगा। यह परेशानी की बात थी कि वो दो हिस्से लेकर क्या करेगा जबकि पहला हिस्सा नहीं मिलेगा। उस पर सितम यह कि एक बाप ने अपने बेटे की परवाह नहीं की, और क्यों परवाह नहीं की ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन बाप के लहजे से साबित हो रहा था कि पारस गीले साबुन की तरह उसके हाथ से निकलने वाला है। वो सोच रहा था, उसी वक्त तड़ातड़ फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ें दूर से आ रही थीं। मैंने कहा, मोरक्को, अपने आदमियों से पूछ लो, तुम्हारे इस किले को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। घेरने वाली कितनी ही खतरनाक तंजीमें हैं। अगर एक दो होती तो तुम उनका मुकाबला कर सकते थे। अब दानिशमंदी यही है कि दो कैदियों में से एक कैदी का सौदा मुझसे कर लो। तुम्हें शिकस्त हुई तो यह सौदा बाद में तुम्हारे काम आएगा। मैं अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर रहा हूं, तुम 10 मिनट के बाद आना। उसने सांस रोक ली। मैं उसके दिमाग से निकल गया। जब 10 मिनट के बाद पहुंचा तो उसने पूछा, इस बात की क्या जमानत है कि मशीन का जो हिस्सा तुम मेरे हवाले करोगे वो नकली नहीं होगा, असली होगा? जब तक उसके असली होने का यकीन ना हुआ उस वक्त तक जो ऐसी जगह रहेगी जिसका इल्म हम दोनों को होगा। मैं टेलीपैथी के जरिए और तुम अपने मुख्तलिफ जराए से उसकी निगरानी करोगे। फिर यह कि पारस तुम्हारे पास रहेगा। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगा। वो कायल हो गया। मैंने कहा, तुम राजी हो तो जोजो को इस किले से निकालो। तुम बहुत चालाक हो, यह समझते हो कि मैं किसी चोर दरवाजे से निकाल कर ले जाऊंगा। तुम उसके जरिए चोर रास्तों को मालूम करते जाओगे, लेकिन मैं अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लूंगा। फिर जोजो को किसी दूसरी जगह पहुंचाने के बाद तुमसे राब्ता कायम हो सकेगा। तुम हर तरह इत्मीनान कर सकते हो। मुझे इस किले का चोर दरवाजा मालूम करने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ जोजो को चाहता हूं। अच्छी बात है, आधे घंटे बाद तो मेरे दिमाग में आ सकते हो। उसने सांस रोक ली। मैंने ये चाल इसलिए चली कि पारस की तरफ से इत्मीनान था। सोनिया एक्शन में थी और मैं जानता था कि वो पारस और जोजो दोनों को ले उड़ेगी। लिहाजा मैंने जोजो को उसकी गिरफ्त से निकालकर अपनी गिरफ्त में रखने की कोशिश शुरू कर दी। वैसे मैं हैरान होकर सोचता था कि उसने कौन सी लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार की होगी। सोनिया खुदावंद करीम का तख्लीक करदा एक ऐसा ज़हन था जिसकी मिसाल सामने रखकर इंसान हौसला करता है कि वो अगर जहानत से काम ले तो कायनात के हर जर्रे को तस्खीर कर सकते हैं। जब भी वो कोई कदम उठाती थी तो नाकामियां मुंह फेर कर खड़ी हो जाती थीं और कामयाबियां खुद उसके कदम चूमने चली आती थीं। मैं यकीन से कह सकता था कि वो दोनों को जरूर वहां से निकाल ले जाएगी।
सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी कामयाबियों के माकूल जराए भी बताएगी कि वो किस तरह वहां पहुंची थी। मैं ये नहीं कह सकता था कि गाइडी मोरक्को मुझसे समझौता करने के लिए जोजो को वहां से कहां मुंतकिल करने वाला है। लिहाजा मैं जोजो के ख्वाबीदा दिमाग में पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैं दूर से आने वाली मुसलसल फायरिंग की आवाज़ सुन सकता था। मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद फायरिंग करते हुए उस किले के अंदर पहुंचने की सरतोड़ कोशिश कर रहे होंगे। मुसलसल फायरिंग से यही जाहिर हो रहा था। अगर वो ऐसा कर रहे थे तो बड़ी हमाकतें कर रहे थे। इतनी समझ तो होना चाहिए थी कि फायरिंग होगी और मोरक्को को खतरे का एहसास होगा तो दुश्मन किस तरह किले के अंदर दाखिल हो सकती हैं, तो वो पहले ही दोनों को कहीं दूसरी जगह मुंतकिल कर देगा। लेकिन उस ट्रांसफार्मर मशीन को हासिल करने का जुनून हर तंजीम के सरगना के दिमाग में था। मजीद सितम यह कि पारस मंजराम पर आ गया और वो भी ट्रांसफार्मर मशीन से कुछ कम अहमियत नहीं रखता था। मैं उसके ख्वाबीदा दिमाग में मौजूद रहा ताकि गाइडी मोरक्को उसे कहीं मुंतकिल करना चाहे तो उसके जरिए मजीद मालूमात हासिल कर सकूं। और तब मैंने वो तमाशा देखा जिसकी तवक्को नहीं थी। पारस और जोजो एक ही कंबल में लिपटे हुए थे। उनके दरमियान तकरीबन 2 बालिश्त का फासला था। अचानक नींद में पारस का हाथ अपनी जगह से उठा और जोजो के हाथ पर पहुंच गया। जोजो ने सोने से पहले अपने दिमाग में कहा था, ओ गॉड, मुझे इस मर्द से दूर रखना। अगर ये मुझे हाथ मिल गए तो मेरी आंख खुल जाए। चूंकि वो सहमी हुई थी और अपने दिमाग को हदायत दे रही थी, इसलिए उस पर नींद गालिब नहीं आ रही थी। तब मैंने उसे टेलीपैथी की नींद सुला दिया था, लेकिन यह हदायत नहीं दी थी कि पारस का हाथ उसके हाथ पर आए तो वह बेदार हो जाए। हैरत की बात है कि वो बेदार हो गई थी, लेकिन नहीं, यह कोई हैरत की बात नहीं थी। यकीनन शीबा पारस के दिमाग में मौजूद थी। बेशक उसने ये हरकत की थी, इधर पारस के हाथ को जोजो के हाथ पर पहुंचाया और जोजो को नींद से बेदार कर दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, कहने लगी, ऐ मर्द, तुझे शर्म नहीं आती? तू समझता है मैं सो रही हूं इसलिए मेरा हाथ पकड़ रहा है? पारस गहरी नींद में था। जोजो ने उसे टटोलती हुई नजरों से देखा, फिर हाथ पकड़कर हिलाया, मगर वो बेदार नहीं हुआ। तब उसे एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी, जोजो, ये तुम्हारा एक मासूम दोस्त है, इस पर शुबा न करो, भरपूर एतमाद करो। जोजो ने फौरन ही सर घुमाकर देखा। उसके सामने एक कद्दे आवर औरत खड़ी हुई थी। यकीनन वो अपनी असलियत ना बताती, लेकिन जोजो के जरिए मैंने उसका जो हुलिया मालूम किया उसे पता चल गया कि वो आमना थी। आमना ने तेजी से करीब आकर पारस को झिंझोड़ कर उठाया, फिर कहा, बेटे चलो, यहां से अभी निकलना है। उसने जोजो की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, आओ जोजो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें इस कैद खाने से निकालने आए हैं। उसी लम्हे जोजो को अपने दिमाग में भाई आर्मर की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन शार्पर आर्मर के लहजे में बोल रहा था, जोजो, इस औरत पर भरोसा न करना। मैं इसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश कर चुका हूं मगर नाकाम रहा हूं। यह यकीनन फरहाद से ताल्लुक रखती है, तुम इसके साथ हरगिज ना जाओ। अचानक पारस ने जोजो की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर शार्पर, मैं अपने बाप की तरफ से बोल रहा हूं। अगर तुमने जोजो को यहां से निकलने से रोका तो ये कैद होकर रह जाएगी। इसके जरिए मोरक्को तुम्हें ब्लैकमेल करता रहेगा। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन कुर्बानी का बकरा बनती रहे, तो मैं ऐसा हरगिज पसंद नहीं करूंगा। मैं जोजो को चाहता हूं और इसे हर हाल में यहां से ले जाऊंगा। मैंने पारस का चैलेंज सुनकर समझ लिया कि इसके पीछे शीबा का चैलेंज है। मैंने जोजो के दिमाग में रहकर शार्पर को मुखातिब करते हुए कहा, अहमक ना बनो। इस वक्त हमारी जाती दुश्मनी को देखोगे तो बहन को हमेशा के लिए खो दोगे, और अगर चाहोगे कि ख्याल ख्वानी के जरिए से जाने से रोक सको तो ये मुमकिन ना होगा। इस वक्त जोजो के दिमाग में सिर्फ तुम नहीं हो, ना जाने कितने टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं। तुम अपनी सी कोशिश करके देख लो। ये कहते ही मैं पूरी तरह जोजो के दिमाग पर काबिज हो गया। उसे इतनी ढील दी कि वो अपने मौजूदा हालात को समझती रहे और ये देखती रहे कि फरहाद की तरफ से आने वाली एक औरत और पारस उसके लिए कितनी जद्दोजहद कर रही हैं। अगर मैं ये बयान करूं कि अचानक आमना इस किले में पहुंच गई थी, जहां तक पहुंचने के लिए दुनिया की खतरनाक तंजीमें सरतोड़ कोशिशें कर रही थी, तो ये एक मज़ा खेज बात होगी। वो किस तरह वहां पहुंची, पहले मैं उसकी वजाहत कर देना चाहता हूं। जो वजाहत मैं अब कर रहा हूं वो मैंने बाद में सोनिया से मालूम की, और उसने जो बयान दिया वो यूं है, मैं सोनिया एक नाचीज़ औरत हूं, एक खाक का जर्रा हूं। मैं अल्लाह ताला और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हुए अपने पीरो मुर्शद बाबा फरीद वास्ती मरहूम की एहसानमंद हूं कि उन्होंने मेरी जहानत को हैरत अंगेज तौर पर पॉलिश किया है। आज मैं दुनिया वालों के सामने बेमिसाल जहानत का एक हैरत अंगेज नमूना बन गई हूं। बाद में सोनिया ने बताया, फरहाद, तुम सब उधर जाते हो जिधर तुम्हारे मकासद होती हैं, और मैं उधर जाती हूं जिधर मकासद की वजूहात होती हैं और जहां से उनकी बुनियाद शुरू होती है। बस यहीं से मेरी और तुम लोगों की जहानत का फ़र्क शुरू होता है। दुनिया की खतरनाक तंजीमें ये मालूम करने की कोशिश कर रही थीं कि पारस और जोजो को कहाँ कैद किया गया है। जब उन्हें मालूम हुआ तो वो उस किले को चारों तरफ से घेरने लगे। ये काम सी बात है। कोई भी मुजरिम हो, कोई भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ करने वाली फ़ौज हो, वो ऐसे ही इक़दामात करती है, लेकिन मैं उनसे अलग सोचती हूँ। वाकई वो दुनिया वालों से अलग सोच रखने वाली एक बेमिसाल औरत थी। उसने कहा, मैंने सबसे पहले ये सोचा कि दुनिया में कोई ऐसा किला नहीं जो तहखाना ना रखता हो, जो चोर दरवाजे और चोर रास्ते ना रखता हो।
यह सोचकर मैंने महकमे तामीरात से राब्ता कायम किया। राब्ता कायम करने के लिए शीबा की ख्यालख्वानी काम आती रही। तब पता चला जिस किले में पारस और जोजो कैद किए गए हैं वो किस सदी में तामीर हुआ था और किस इंजीनियर ने तामीर किया। आज उसका पोता इस्तांबुल में मौजूद है। मैं इंजीनियर का नाम मालूम करके उसके पोते के पास पहुंची। शीबा ने उसके दिमाग से मालूम किया। किले का राज इंजीनियर के खानदान में सीना बसीना दफन रहता है। हमने टेलीपैथी के जरिए उस राज को उनके सीने से निकाल लिया। यह जहानत की आला तरीन मिसाल है कि जहां जुराइम पेशा अफराद मुख्तलिफ हथकंडों से उस किले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों, वहां सोनिया का दिमाग महकमे तामीरात की तरफ जाए और वह किले के इंजीनियर की मौजूदा नस्ल तक पहुंचकर चोर रास्तों तक पहुंच जाए। दुनिया की खतरनाक तंजीमें जब उस किले में पहुंचने के लिए वक्त ज़ाया करती रहीं, कारतूस ज़ाया करती रहीं, अपने मंसूबे ज़ाया करती रहीं, इतनी देर में उसने आमना को किले के अंदर पहुंचा दिया। आमना एक हाथ से पारस का हाथ पकड़कर दूसरे से जोजो को खींचते हुए ले जाने लगी। उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे से और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए चोर दरवाजे तक पहुंच गई। वो चोर दरवाजा एक मखसूस मैकेनिज्म के तहत खुलता था। आमना ने उसे खोला, फिर वहां से गुजारकर एक सुरंग से ले जाने लगी। वह सुरंग अच्छी खासी चौड़ी थी, बल्कि दायरानुमा थी। ऐसा मालूम होता था वो तीनों किसी ट्यूब के अंदर से गुजर रहे हों। इस ट्यूब के दाएं बाएं कई शाखें निकली हुई थी, कई राहदारियां थीं। अगर वहां से गुजरने वाला किसी राहदारी के दाएं बाएं निकल जाता तो हमेशा के लिए उलझ कर रह जाता। चूंकि शीबा आमना को गाइड कर रही थी, इसलिए वो सही रास्ते से गुजरती जा रही थी। ऐसे ही वक्त अचानक आमना को ठोकर लगी। वो ठोकर नहीं थी, किसी ने टांग में टांग अड़ा दी थी। वो औंधे मुंह गिरी। उसके हाथ से जोजो का हाथ छूट गया। पारस ने भी एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। कोई अनजाना शख्स जोजो के मुंह पर हाथ रखकर उसे वहां से खींचता हुआ ले जा रहा था। वो बड़ी तेजी से फर्श पर फिसलता हुआ गया। फिर उसने दोनों टांगों को उसकी टांगों में फंसा दिया। आगे बढ़ने वाला औंधे मुंह गिरा। जोजो उसके हाथ से निकल गई, लेकिन और 4 शख्स आ गए थे। आमना उनके मुकाबले पर डट गई। वो सब गूंगे बने हुए थे। मैं कोशिश करने लगा किसी तरह उनके मुंह से आवाज़ निकले तो एक आध को मैं ठिकाने लगा दूं। वैसे शीबा भी आमना के दिमाग में रहकर ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रही होगी। आमना इतने सलीके और हुनरमंदी से लड़ रही थी कि वो चारों जल्द ही मोहतात हो गए। संभल संभल कर उस पर हमले करने लगे। उनका अंदाज ऐसे ही था जैसे वह हमला करने से ज़्यादा खुद को बचाने की फिक्र में मुब्तला हो गए हों। मोरक्को ने आधे घंटे बाद राब्ता कायम करने के लिए कहा था। मैं देखना चाहता था दोनों बच्चों को अगवा होने पर उसका रद्द-ए-अमल क्या होता है। मैंने उसके दिमाग पर दस्तक दी। उसी वक्त उसके मुंह पर एक ठोकर लगी। यानी दस्तक देकर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। इंतजार का दरवाजा आप ही आप खुला हुआ था और वो ठोकर सोनिया ने मुंह पर मारी थी। उसकी पहियोंदार कुर्सी पीछे की तरफ सिरकती हुई चली गई, फिर एक दीवार से जाकर टकरा गई। सोनिया ने कहा, मोरक्को तुम्हें बड़ा नाज है कि तुम निहत्ते रहते हो, इसके बावजूद महफूज रहते हो। बड़े से बड़ा मुजरिम तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं करता, क्योंकि सबकी कमजोरियां तुम्हारे हाथों में हैं। उसकी बात खत्म होती अचानक व्हीलचेयर के हत्थे से फायर हुआ। सोनिया उछलकर एक तरफ चली गई। मोरक्को ने कहा, मैं इतना नादान नहीं हूं। मुजरिमों को यही तासुर देता हूं कि मुझे कोई कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे भी सरकश मुजरिम होते हैं जो किसी कमजोरी की परवाह नहीं करते, फांसी के तख्ते तक जाने से नहीं डरते। ऐसे लोग किसी वक्त भी हमला कर सकती हैं, लिहाजा मैंने कुछ इंतजाम किए हैं जो अब तुम्हारे काम आएंगे। उसने फिर फायर किया। सोनिया फिर बच गई। उसने पूछा, कब तक बचोगी? मैं तुम्हें इस कमरे से निकलने नहीं दूंगा। सोनिया ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, जैसे फरार होना चाहती हो। उसने कुर्सी को दरवाजे की तरफ करते हुए दूसरे हत्थे से फायर किया, लेकिन धोखा खा गया। यह भूल गया कि सोनिया कभी मैदान छोड़कर नहीं भागती। बेशक उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी, मगर आधे रास्ते से ही यकबारगी उछलकर उसकी तरफ आई थी और उसके मुंह पर फ्लाइंग किक मारते हुए दूसरी तरफ चली गई। नतीजा यह हुआ कि पहियोंदार कुर्सी समेत वो दूसरी तरफ उलट गया। वो फिजाई कलाबाजी खाती हुई वापस उसकी तरफ आई, मुंह पर दूसरी ठोकर मारी, फिर उसकी दोनों टांगों को पकड़कर दूसरी तरफ उलट दिया। इस तरह उसे कुर्सी से अलग कर दिया। उस कुर्सी को सीधा करके एक लात मारी। वो उससे दूर रेंगती हुई चली गई। वो अपना मुंह सहलाता हुआ देख रहा था। सोनिया ने कहा, लो, जितने इंतजाम किए थे वो तुमसे दूर हो गए। वो कराहते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? इतनी देर बाद ख्याल आया कि मैं तुमसे कुछ चाहने आई हूं। देखो सोनिया, मैं जान पर खेल जाऊंगा, लेकिन पारस और जोजो को यहां से ले जाने नहीं दूंगा। किस जमाने की बातें कर रहे हो? वो तो चले भी गए। नहीं, उसने चीख कर कहा, फिर उठने की कोशिश करने लगा। भूल गया था कि दोनों पांव से माजूर है। उठते उठते फिर गिर पड़ा। सोनिया ने एक के बाद दीगरे कई ठोकरें मारते हुए कहा, मैंने सोचा था तुम्हारे जैसे माजूर आदमी को हाथ भी ना लगाऊं, मगर तुमने हमारे बेटे को अगवा करके बहुत बड़ी गलती की। आज से तुम्हारी साख बिगड़ जाएगी। वो मुजरिम जो तुमसे डरते थे तुम्हें हकारत से देखा करेंगे। वो तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। इस किले में कितने ही खतरनाक तंजीमों के अफराद दाखिल होने वाली हैं। वो तुम्हारा इबरतनाक अंजाम देखेंगे और आइंदा हमारे बेटे की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करेंगे। वो उसे ठोकरें मारते हुए बोली, जिंदा रहना चाहते हो तो सुरंग के रास्ते जो हमारे आदमियों ने हुक्म दो कि पारस और जोजो का रास्ता न रोकें।
और अपने दिमाग को खुला रखें ताकि मालूम हो सके तुम मक्कारी नहीं कर रहे हो। मैंने मोरक्को की जुबान से कहा, सोनिया इसका दिमाग तो पहले ही खुल गया है। इतनी ठोकरें पड़ी हैं कि यह सांस नहीं रोक सकेगा। जिस कुर्सी को तुमने दूर किया उसमें एक माइक लगा हुआ है। उसी माइक के जरिए यह सुरंग वाले पहरेदारों से राब्ता कायम कर सकता है। मैं मोरक्को के ख्यालात पढ़ता जा रहा था और सोनिया को बताता जा रहा था। उसके मुताबिक उसने कुर्सी के एक ऐसे बटन को ऑफ कर दिया जिसके जरिए वह फायरिंग किया करता था। फिर उसने कुर्सी को करीब लाकर माइक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चलो अपने आदमियों से राब्ता कायम करो, देर करोगे तो लहूलुहान करती जाऊंगी। मैं फिर सुरंग के अंदर जोजो के पास आ गया। आमना ने उन चारों को ठिकाने लगा दिया था। पारस और जोजो को लेकर वहां से भागती जा रही थी। अचानक ही कहीं से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। एक शख्स सामने से आता हुआ नजर आया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने फिर निशाना लिया और फायर किया। अचानक पारस ने छलांग लगाई जोजो के सामने आकर उसे दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश की। इसके साथ ही उसके हलक से एक दिल खराश चीख निकली। गोली उसे लगी थी। आमना उनके साथ फर्श पर गिर पड़ी थी और पारस को संभाल रही थी। उसका लिबास लहू से भीग रहा था। वो घबरा गई। 5 बरस का बच्चा था। गोली लगने से उसकी क्या हालत होगी ये खूब समझती थी। उसने सीने से लगाकर कहा, मेरे बच्चे, हिम्मत से काम लेना, मैं अभी मेडिकल एड पहुंचाऊंगी। उस वक्त तक वह रिवॉल्वर वाला उनके सरों पर आ पहुंचा था, लेकिन वो कुछ न कर सका। उसी वक्त खुफिया स्पीकरों के जरिए गाई डी मोरक्को की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अपने आदमियों से कह रहा था कि अपने हथियार इस्तेमाल न करो। पारस और जोजो एक औरत के साथ जा रहे हैं, उनका रास्ता ना रोको, ये मेरा हुक्म है, इस पर अमल करो। रिवॉल्वर वाला पीछे हट गया। आमना ने फौरन ही पारस को दोनों बाजू में उठाया। वहां से दौड़ती हुई जाने लगी। जो पीछे आ रही थी उसकी आंखें भीग गई थीं और वह कहती जा रही थी, पारस तुमने मुझे बचाने के लिए गोली खाई। पारस तुम नहीं मरोगे, मैं दुआ करूंगी। मैं रो रो कर खुदा से कहूंगी कि मेरी जिंदगी तुम्हें दे दे। मैंने सोनिया के पास आकर कहा, गजब हो गया, पारस को गोली लगी है, फौरन यहां से जाओ, आमना के लिए है। यह सुनकर सोनिया का दिल धक से रह गया था। जिंदगी में पहली बार मैंने उसे परेशान देखा, जैसे वह बच्चा उसका अपना हो। उसने खुद उसे जन्म दिया हो, उससे दर्द का गहरा रिश्ता हो। वो एकदम से झुंझला कर आई और पैदर पे मोरक्को को ठोकरे मारते हुए बोली, कमीने बदजात, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। उस पहिएदार कुर्सी के हत्थे के नीचे एक चाकू छुपा हुआ था। सोनिया ने उस चाकू को निकाल लिया और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं कभी हथियार इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इस हद तक जख्मी करूंगी कि तू सांस ना रोक सके। बच्चे को कुछ हो गया तो बच्चे का बाप तेरे दिमाग को खंडर बना देगा। वो जुनून में मुब्तला हो गई। पैदर पे चाकू से यूं हमले कर रही थी कि वो जान से ना जाए, मगर बुरी तरह जख्मी होकर कुछ अरसे तक बेदस्तो पा रहे। मैं जोजो के पास आ गया। वो सुरंग से निकल चुके थे। आमना ने पारस को पिछली सीट पर बिठा दिया। जोजो उसके पास बैठ गई। फिर वो ड्राइव करती हुई तेज रफ्तारी से किसी करीबी अस्पताल की तरफ जाने लगी। गोली पारस के एक बाजू को छूती हुई गुजर गई थी। खून बुरी तरह बहता जा रहा था। यही तशवीश की बात थी। खून को किसी तरह रोकना था और इसके लिए फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। तनवीमी अमल के जरिए पारस के दिमाग को लॉक किया गया था, मगर अब कमजोरी के बायस मैं दिमाग में पहुंच सकता था। उसकी तकलीफ को उसके अंदर रहकर महसूस कर रहा था। मेरा दिल ऐसा दुख रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। जिंदगी में पहली बार पता चला औलाद का दर्द हम जैसे फौलाद को भी पारा पारा कर देता है। वो पहले ही बेहोश हो चुका था। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी नब्ज डूबने लगी। जोजो के जरिए मैंने अस्पताल के तमाम अहम डॉक्टरों को पारस के पास आने पर मजबूर कर दिया। शीबा भी यही कर रही थी। डॉक्टर उसकी हालत देखकर मायूस हो रहे थे, फिर भी उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले उसका खून बंद करने और ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की गई। फिर कहा गया इसे मजीद खून की जरूरत होगी। वैसे उसके लिए खून की कमी नहीं हो सकती थी। मैं और शीबा उस डॉक्टर के दिमाग में जमकर बैठ गए जो पारस को खास तौर पर अटेंड कर रहा था। हमें दुश्मन की तरफ से खतरा था। वो डॉक्टर के जरिए हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। बाद में पता चला शार्पर इसी कोशिश में था। वो जोजो से कह रहा था, देखो बहन, ये अच्छा मौका है, दुश्मन को इससे बड़ी सजा और नहीं मिलेगी। पारस की नाक से गैस सिलेंडर की नलकी निकाल लो। वो कमरे के बाहर थी। खिड़की के शीशे के पार देख रही थी। पारस बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। उसे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। खून बंद हो चुका था, मगर अभी वो खतरे से बाहर नहीं था। वो भाई की बातें सुनकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरवाजे तक आई, फिर दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुई। वहां सोनिया और आमना खड़ी हुई थी। डॉक्टर पारस की नब्ज महसूस कर रहा था। जोजो ने वहां पहुंचते ही सोनिया को देखकर दोनों मुट्ठियां भींचते हुए कहा, तुम मुझे दुश्मन क्यों नहीं समझती हो? मैं दुश्मनों की बहन हूं। अभी मेरे दिमाग में कहा जा रहा है कि मैं इसकी नाक से नलकी निकाल लूं। यह कहती वो दोनों हाथों से मुंह ढांप कर रोने लगी। सोनिया, मुझे फौरन गोली मार दो, नहीं तो भाई मेरे दिमाग पर कब्जा करके मुझसे ऐसा काम लेंगे जिसके बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगी। पारस के साथ जान दे दूंगी। सोनिया ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, फिर थपक थपक कर बोली, तुम बहुत प्यारी हो, हमारी गुड़िया हो, रोती हुई अच्छी नहीं लगती, हंसती रहा करो।
डॉक्टर ने कहा अगर बच्चे को दुश्मनों से खतरा है तो किसी एक को कमरे में रहना चाहिए, प्लीज यहाँ बातें ना करें। आमना डॉक्टर के साथ बाहर जाने लगी। सोनिया ने कहा जानती हो हम तुम्हें कितना चाहते हैं और तुम पर कितना एतमाद करते हैं, इतना कि तुम पारस के पास तनहा रहोगी। ये कहकर उसने जोजो की पेशानी को बोसा दिया, फिर चली गई। वह हैरान हैरान सी खड़ी थी। आज उसकी समझ में आ रहा था जिन्हें दुश्मन समझती रही वो दुश्मन नहीं है और जिन्हें दोस्त समझती रही वो उसे ख्वामखा दुश्मनी सिखाते रहे। मैं और शीबा अपनी अपनी जगह मोहताज थे। शार्पर का बाप भी मेरे बेटे तक नहीं पहुंच सकता था। कमरे में गहरी खामोशी थी। साफ और शफाफ बिस्तर पर पारस आंखें बंद किए पड़ा था। उसे देखकर जोजो का दिल डूबने लगा। वो सोचने लगी इसने मुझे बचा लिया और खुद मौत से लड़ रहा है, इसने मुझे क्यों बचाया। वो पारस को देखते हुए बिस्तर के पांति आई, फिर फर्श पर घुटने टेक दिए। दोनों हाथों से पारस के पांव को थाम लिया, फिर ज़ेरे लब बोली तुम मेरे कौन हो। उसकी आंखें भीग गईं। तुम मेरे कोई नहीं हो, मैंने तुम्हारे ऊपर से कंबल खींच लिया था, मैं बहुत हकीर हूं, बहुत छोटी हूं। वो पारस को देखते हुए बोली तुम कितने कद्यावर लग रही हो, मुझसे बहुत ऊंचे हो। आज मालूम हुआ मर्दानगी कद से नहीं हौसलों से होती है। आह मैं नहीं जानती तुम्हारी कितनी सांसें रह गई हैं। मैं तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ मांगती हूं। मैं पूरे होशो हवास में रहकर ये अहद करती हूं तुम जिंदगी की तरफ लौट आओगे तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करूंगी और मरते दम तक अपना बदन किसी को छूने नहीं दूंगी। मैं तुमसे 9 बरस बड़ी हूं, कोई बात नहीं। 9 बरस के बाद तो मेरे सामने पहाड़ बन जाओगे मेरे मर्द, मैं कसम खाती हूं। मैं तुम्हारी सरबुलंदी का इंतजार करूंगी और मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम करूंगी। खतरा टल गया। पारस ने आंखें खोल दी। अब नए खतरात हमारा मुहासरा कर रहे थे। शार्पर ने देखा कि अपनी बहन जोजो को आलाकार नहीं बना सकेगा तो वो दूसरी चालें चलने लगा। इसराइली तंजीम के अफराद उसके हुक्म के मुताबिक किले में दाखिल होने वाले थे। उसने इसराइली तंजीम के सरबराह से कहा अब किले में जाने की जरूरत नहीं, जोजो और पारस डी के अस्पताल में है, फौरन अस्पताल का मुहासरा कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अस्पताल के अंदर की बातें बताता रहूंगा, मौका पाते उन दोनों को वहां से अगवा कर सकते हो। दूसरी तंजीमों के अफराद भी इस बात से बेखबर थे। वो किले में दाखिल हो रहे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें भी इस हकीकत का इल्म होना ही था कि जिनके लिए जान की बाजी लगाकर किले में दाखिल हुए हैं उन्हें पहले ही अगवा कर लिया गया है। शायद ये भी मालूम हो जाए कि पारस और जोजो अस्पताल में मिल सकती हैं। पारस पहले जिंदगी और मौत की कशमकश में था, अब खुदावंद करीम का लाख लाख शुक्र है वो खतरे से निकल आया। इस दौरान ऐसे कई मौके आए जब मैं और शीबा एक दूसरे से मुखातिब हो सकते थे, लेकिन हम अनजान बने रहे। वैसे ये भेद खुल गया कि शीबा तुर्की में और शायद इस्तांबुल में ही है, क्योंकि आमना नजरों में आ गई थी। सोनिया ने कहा शीबा तुम पारस की फिक्र न करो, फरहाद वहां मौजूद रहेंगे। मैं तुम्हें गाइड करती हूँ, तुम कानूनी इदारों से इमदाद हासिल करो ताकि पुलिस फोर्स भी यहाँ मौजूद रहे। कोई दुश्मन कमरे तक आने की जुर्रत ना कर सके और ना अस्पताल में हथियार इस्तेमाल कर सके। हमने आज तक किसी भी मुल्क में रहकर पुलिस वालों की इमदाद हासिल नहीं की, लेकिन पारस और जोजो की सलामती के लिए यह ज़रूरी हो गया था। फिर यह कि हम हक बजानिब थे। शीबा कहीं भी ख्याल ख्वानी के जरिए किसी के दिमाग में जाती तो मेरे ही लबो लहजे में बोलती। वो पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अफराद से रब्ता कायम कर रही थी और फरहाद की हैसियत से कह रही थी डी के अस्पताल में मेरा बेटा ज़ेरे इलाज है, दुश्मन उसे हलाक करना चाहती हैं। वो अस्पताल में हंगामे करेंगे, हथियार इस्तेमाल करेंगे, तकरीबी कार्रवाइयाँ होंगी। आप लोगों का फ़र्ज़ है कि वहाँ हिफाजती इंतजामात करें। एक लम्हे की देर इस अस्पताल को खंडर बना सकती है। सोनिया की यह हिकमत अमली काम आई ऐसे वक्त जबकि इसराइली खुफिया तंजीम के अफराद अस्पताल को चारों तरफ से घेर रहे थे। वहाँ की पुलिस पार्टी भी हथियारों से लैस होकर अस्पताल पहुँच गई। पुलिस का अफसर सोनिया से गुफ्तगू कर रहा था। सोनिया उसे बता रही थी अस्पताल के बाहर ऐसे तकरीबकार मौजूद हैं जिन्होंने अपने लिबास में असला छुपा रखा है। फिलहाल मरीजों की इयादत को आने वालों पर पाबंदी लगा दी जाए और उन्हें अस्पताल से दूर ही रखा जाए। उसी वक्त शार्पर ने आर्मर के लहजे में पुलिस अफसर से कहा यह औरत आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया कर रही है। बाहर ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसके पास हथियार हो। इस अस्पताल में कुछ नहीं होगा। अफसर ने कहा मादाम मेरे दिमाग में कोई यकीन दिला रहा है कि आप हमारा वक्त ज़ाया कर रही हैं। वो हमारा दुश्मन है, वो टेलीपैथी जानता है। इसराइली खुफिया तंजीम से उसका ताल्लुक है। इस वक्त अस्पताल के बाहर उसी तंजीम के अफराद मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो मैं यकीन दिला सकती हूँ, उन्हें फायरिंग पर मजबूर कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ बहुत से कमज़ोर दिल के मरीज़ हैं। आप फायरिंग का अंजाम समझ ही सकती हैं। डॉक्टरों ने यह सूरत हाल देखकर फैसला किया कि मरीजों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। सोनिया ने कहा ये इकदामात मुनासिब हैं, उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। रह गया हमारा बेटा तो उसकी हमें परवाह नहीं है। हम तो अब तक दूसरे मरीजों का ख्याल कर रहे हैं। शार्पर यह नहीं चाहता था, उसने पुलिस अफसर को धमकी दी यहाँ से एक भी मरीज मुंतकिल नहीं होगा, सब यहाँ रहेंगे। मेरी शर्त पूरी करो, पारस और जोजो को मेरे हवाले कर दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे और यह अस्पताल खंडर नहीं बनेगा। वरना तुम्हारी जैसी 10 पुलिस पार्टियां भी यहाँ होने वाली तकरीबकारियों को नहीं रोक सकेंगी।
शीबा ने मेरे लहजे में कहा, शार्पर, क्या तुमको अपनी बहन जोजो का ख्याल नहीं है? क्या वो फायरिंग की जद में नहीं आएगी? मुझे किसी की परवाह नहीं। वह तुम लोगों में रहकर मेरी बात मानने से इनकार करती है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वो मेरी बहन है और मैं उसे औलाद की तरह चाहता हूं। मैं उसे यहां से निकाल ले जाने की कोशिश करूंगा। जब अस्पताल के वार्ड बॉय पहले मरीज को बाहर ले जाने लगे तो उससे पहले ही किसी ने कहीं से फायरिंग की। शार्पर ने पुलिस अफसर के दिमाग में पहुंचकर कहा, यह पहली वार्निंग है। इसके बाद जो भी मरीज बाहर जाएगा उसकी सलामती की जमानत नहीं दी जा सकेगी। पुलिस अफसर ने परेशान होकर शार्पर की यह बात डॉक्टरों को सुनाई। एक डॉक्टर ने गुस्से से कहा, यह जुल्म है, मरीजों पर हमला करना बदतरीन दरिंदगी है। शार्पर ने अफसर की जुबान से हंसते हुए कहा, दरिंदगी कभी बेहतरीन नहीं होती। मुझे अच्छी तरह इल्म नहीं कि कमरे के बाहर क्या मुज़ाकरात हो रही हैं और शार्पर किस तरह चैलेंज कर रहा है। फिर मैं वक्फे वक्फे से कभी सोनिया के पास और कभी पुलिस अफसर के दिमाग में जाने लगा ताकि बाहर के हालात मालूम कर सकूं। कमरे के अंदर जोजो और पारस तन्हा थे। जोजो ने पलंग के सिरे पर बैठकर उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और कह रही थी, मैं जिंदगी में कभी नहीं रोई। मेरे भाई मुझे रोने का मौका ही नहीं देते, मगर तुमने रुला दिया। पारस ने बड़ी नक्काहत से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कली की तरह मुस्कुराते और फूल की तरह हंसते देखना चाहता हूं। अगर मेरी वजह से तुम रोती रही हो तो मुझे अफसोस है। अब तो मैं हंसने लगी हूं, तुम अच्छे जो हो गए हो। बाय द वे, तुम इतनी शायराना गुफ्तगू कैसे कर लेते हो? क्या मैं सचमुच अच्छी लगती हूँ? मैंने इतनी सी उम्र में जो हसीन सूरत देखी वह तुम्हारी है और मैं यकीन करता हूँ कि तुम्हारी जैसी और कोई नहीं होगी। यह तुम कैसे कह सकते हो? मेरे बाप की ज़िंदगी में भी सिर्फ एक औरत ऐसी आई जिसके बाद वैसी कोई दूसरी ना हो सकी। वो मेरे पापा की पहली मोहब्बत है और आखिरी मोहब्बत भी वही होगी। इससे मैंने समझा कि मर्द की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही औरत आती है, बाकी जितनी भी आती हैं वो आती जाती रहती हैं। वो कौन है पारस? वो बंद दरवाजे के बाहर खड़ी है और जब तक वो वहां खड़ी रहेगी मौत किसी भी बहाने कमरे के अंदर नहीं आ सकेगी। दरवाज़ा खुला। एक नर्स ट्रे में सूप लेकर आई थी। उसने जोजो से कहा, बेबी, ये सूप बाबा को पिला दो। जोजो ने उसे घूर कर देखा और उसके दिमाग में पहुंच गई। थोड़ी देर तक उसे टटोलती रही। नर्स ने घबराकर पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, इसे यहां रख दो, मैंने इत्मीनान कर लिया, इसमें मिलावट नहीं। वो सूप रख कर चली गई। जोजो ने पारस पर झुकते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें सहारा देकर उठाऊं? वह मुस्कुराकर बोला, तुम सहारा दोगी तो मैं आसमान तक पहुंच जाऊंगा। वैसे मुझ में इतनी तवानाई है कि खुद उठकर बैठ सकूं। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर नीम दराज हो गया। जोजो ने उस पर एक नैपकिन रखा, फिर सूप का प्याला उठाकर एक एक चम्मच पिलाने लगी। पारस ने पूछा, क्या तुम अंदाजा कर सकती हो कि बाहर खतरात मंडला रहे हैं? मेरे अंदर एक बेचैनी और घबराहट सी है, मगर तुम्हारे पास रहकर यकीन होता है मुझे कुछ नहीं होगा। तुम फिर मेरे लिए ढाल बन जाओगे। खुदा के लिए आइंदा ऐसा न करना, नहीं तो मैं रोते रोते मर जाऊंगी। मैं उनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था, जब हमारे बच्चे कली की तरह मुस्कुराती हैं और फूल की तरह हंसते हैं तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है। हम इन मासूम बच्चों की जिंदगी में तकरीबकारी और दहशतगर्दी का जहर क्यों घोलते हैं? हम क्या चाहते हैं? क्या ये दुनिया सिर्फ बारूद का ढेर बन जाए? क्या मासूमियत हमेशा के लिए नाबूद हो जाए? और जिनके हाथों में दुनिया की तमाम दौलत है, दुनिया की तमाम ताकत है, दुनिया के तमाम जराए हैं, क्या सिर्फ वही जिंदा रहें, बाकी सब मर जाएं? अपने बच्चों को हंसते बोलते और प्यार भरी बातें करते देखकर दिल चाहता है इस दुनिया से नफरत, बुराई और जुराइम को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। अफसोस तो इस बात का है कि टेलीपैथी की गैर मामूली सलाहियतें रखते हुए भी हम कितने ही टेलीपैथी जानने वाले लोग जुराइम को ख़त्म नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी शैतानी कुव्वत है जो खुदावंद करीम के हुक्म पर सजदे से इनकार करती है, फिर टेलीपैथी के सामने क्या झुकेगी? मैं कभी पारस और जोजो के पास होता, कभी कमरे से बाहर पुलिस अफसर के दिमाग में, या सोनिया के जरिए उनके इरादों को समझता। शार्पर किसी समझौते के लिए आमादा नहीं था। वह बज़िद था, कह रहा था 10 मिनट के अंदर पारस और जोजो को उसके हवाले ना किया गया तो यहाँ ज़बरदस्त फायरिंग होगी और धमाके भी हो सकती हैं। वो हमारी एक आदत को अच्छी तरह समझता था। ऐसे मौके पर उस आदत को हमाकत भी कह सकती हैं। मैं और मेरी साथी औरतें अपने पास हथियार नहीं रखती थीं। उस वक्त सोनिया आमना निहत्ती थी। शार्पर के लिए एक मुश्किल ये थी कि वो पुलिस अफसर के दिमाग को पूरी तरह ट्रैप नहीं कर सकता था, क्योंकि शीबा उसके दिमाग पर मुस्तकिल कब्जा जमाए हुए थी। इस कब्जे को मैं बार बार पहुंचकर मुस्तहकम करता रहता। यूं पुलिस अफसर ने अस्पताल के अंदर रहकर नीचे और ऊपर की मंजिलों तक जो मोर्चाबंदी की, शार्पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। उसके सामने एक ही रास्ता था कि इसराइली खुफिया तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले फायरिंग करते रहें, धमाके करते रहें और किसी न किसी तरह अस्पताल में दाखिल होकर पारस और जोजो तक पहुंच जाएं। ऐसे वक्त मैंने मास्कमैन को मुखातिब किया और कहा, तुमने वादा किया था कि मेरे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लिहाजा मैं तुम्हें बेटे तक पहुंचा रहा हूं। इस्तांबुल के बॉस से फौरन राब्ता कायम करो और उससे कहो डी के अस्पताल में पारस जख्मी पड़ा है, उसके साथ जोजो भी है। शार्पर ने इसराइली खुफिया तंजीम के जरिए उस अस्पताल का मुहासरा किया है। तुम्हारे आदमी वहां पहुंचकर मुहासरा तोड़ सकती हैं।
मैं अभी आपके हुक्म की तामील करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आपके बेटे को नुकसान ना पहुंचे। तुर्की की हुकूमत रेड पावर और सुपर मास्टर दोनों से ताल्लुक़ रखती थी। अपनी खारजा पॉलिसी इस तरह बना रखी थी कि जिस तरफ ज़रूरत होती उस तरफ झुक जाती। मैंने मास्क मैन से रब्ता कायम कर लिया। उसके ज़रिए मुहासरा तोड़ने वाला था, नए सुपर मास्टर से रब्ता कायम नहीं कर सकता था। अभी वो मेरे लिए अजनबी था, मैं उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था। वैसे यकीन था कि वो अपने तमाम असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए पारस तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, और यही हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट के कई आला अफसरान सुपर मास्टर के एहसानमंद थे। लिहाजा जो पुलिस अफसर अपने मुसल्लह सिपाहियों के साथ अस्पताल में मोर्चा बनाए हुए था, वो भी सुपर मास्टर का वफादार था। और वो किसी भी लम्हे सुपर मास्टर की तंजीम के खतरनाक अफराद को अस्पताल तक पहुंचने का मौका दे सकता था। यूं देखा जाए तो हमारा नुकसान था। सुपर मास्टर के अफराद को यहां नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें इसराइली खुफिया तंजीम का मुहासरा तोड़ना चाहिए था। जब मास्क मैन की पार्टी वहां पहुंची तो सुपर मास्टर के आदमियों का टकराव उनसे होता। इस तरह वो आपस में लड़ते झगड़ते रह जाते और हम अपना काम निकालने की कोशिश करते। लिहाजा हम इसी मौके की तलाश में थे। शार्पर ने 10 मिनट की मोहलत दी। इसके बाद ही फायरिंग शुरू हो गई। अस्पताल के अंदर मोर्चा बनाने वाले सिपाहियों ने भी जवाबी फायरिंग की। जितने डॉक्टर वहां मौजूद थे वो कमज़ोर दिल के मरीजों को तवज्जो से अटेंड कर रहे थे। सीनियर नर्सें भी हर मरीज के पास दौड़ती भागती जा रही थीं और उन्हें तसल्लियां देती जा रही थीं। ये फायरिंग चंद मिनट तक जारी रही, फिर इसका रुख दूसरी तरफ बदल गया, क्योंकि अस्पताल को चारों तरफ से घेरने के लिए मास्क मैन की टीम आ गई थी। अब इसराइली खुफिया तंजीम के अफराद कभी अस्पताल की तरफ और कभी पीछे से आने वालों की तरफ फायरिंग कर रहे थे। शार्पर इन हालात में इसराइली खुफिया तंजीम वालों के पास मौजूद था। ऐसे ही वक्त ट्रांसमीटर के जरिए पुलिस अफसर को इशारा मौसूल हुआ। उसने ट्रांसमीटर ऑन करके कोड वर्ड्स दोहराए। उसके आला अफसर ने कहा, सुपर मास्टर के अहम अफराद हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल की छत पर उतरने वाले हैं। उनके लिए रास्ता साफ रखो ताकि पारस और जोजो को वहां से उठा लिया जाए। इसके बाद हंगामे खुद ही खत्म हो जाएंगे। मैंने अफसर की जुबान से पूछा, मुझे कैसे मालूम होगा कि छत पर उतरने वाला हेलीकॉप्टर सुपर मास्टर का है? मुझे उनके किसी आदमी से मुतारिफ होना चाहिए। जवाब मिला, जैसे ही हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनो फौरन छत पर चले जाओ, वहां तारुफ हासिल हो जाएगा। मैंने ये बातें सोनिया को बताई। सोनिया ने कहा, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सुपर मास्टर के खुफिया आदमी हेलीकॉप्टर के जरिए आए और पुलिस ऑफिसर से तारुफ हासिल करें ताकि हमारे टेलीपैथी जानने वाले उन आदमियों तक पहुंच जाएं। नया सुपर मास्टर इतना अहमक तो नहीं हो सकता। तुम क्या करना चाहती हो? आमना इस कमरे के सामने रहेगी और मैं छत की तरफ जाऊंगी। थोड़े थोड़े वक्फे से फायरिंग हो रही थी। फिर शार्पर ने चैलेंज किया, अगर 10 मिनट के अंदर हमारे आदमियों को अस्पताल में दाखिल होने की इजाज़त ना दी गई तो हैंड ग्रेनेड फेंके जाएंगे। इस तरह अस्पताल की इमारत तबाह होगी, कोई मरीज जिंदा नहीं बचेगा। इस चैलेंज के दौरान हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस ऑफिसर वहां से दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत की तरफ जाने लगा। शीबा बदस्तूर उसके दिमाग पर काबिज थी। जब वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया तब सोनिया ने कहा, आमना यहाँ मोहतात रहना, मैं अभी आती हूँ। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए जाने लगी। चूंकि उसके दिमाग में शीबा मौजूद रहती थी इसलिए वो ये समझ नहीं सकती थी कि अभी उसके दिमाग में शीबा है या फरहाद। उसने पूछा, क्या तुम मौजूद हो? मैं फरहाद मौजूद हूँ। तुम मेरे पास आते जाते रहो और पारस और जोजो को किसी वक्त भी एक्शन के लिए आमादा रखो। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता छत की तरफ आ रहा था। मेगाफोन के जरिए इसराइली खुफिया तंजीम का एक जासूस चैलेंज कर रहा था, हम वार्निंग दे रहे हैं हेलीकॉप्टर को छत पर ना उतरने दिया जाए वरना हम बॉम्ब के धमाके करेंगे। मैं पिछली रात इसराइली तंजीम के 2 अहम सुराग रसानों के दिमागों तक पहुंच चुका था। अगरचे मेरी मौजूदगी जोजो और पारस के पास लाजमी थी, इसके बावजूद मैं उनके दिमागों तक पहुंचने लगा, क्योंकि उनकी तरफ से होने वाले धमाके पूरे अस्पताल को नुकसान पहुंचा सकते थे। दूसरी तरफ रेड पावर का बॉस शाकिर और उसका अहम मातिहत डैनी भी मेरी ख्यालख्वानी की मुट्ठी में थे। मैंने डैनी के पास पहुंचकर देखा, वो उनके अकब में महाज बनाए हुए था। मैंने डैनी का रुख उधर किया जिधर चैलेंज किया गया था। मैंने उसे तैयार रखा कि बॉम्ब के धमाके होने से पहले ही फायरिंग शुरू कर दी जाए। चंद लम्हों के बाद यही हुआ। डैनी और उसके आदमियों ने उधर फायरिंग की, जिसके नतीजे में दुश्मनों को छत की तरफ हैंड ग्रेनेड फेंकने का मौका नहीं मिला और हेलीकॉप्टर बखैरियत वहां उतर गया। पुलिस ऑफिसर छत पर पहुंच चुका था। सोनिया भी करीब ही थी, मगर जीने के एक हिस्से में छुपी हुई देख रही थी। गर्दिश करता हुआ पंखा आहिस्ता आहिस्ता थम रहा था। हेलीकॉप्टर का स्लाइडिंग दरवाजा एक तरफ खिसकता हुआ खुल गया। वहां से 2 मुसल्लह अफराद नीचे उतर रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने आगे बढ़कर मुसाफे के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे। इससे आगे वो कुछ कह ना सका। साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से गोली निकली, फिर उसे हमेशा के लिए चाट गई। आने वालों में से एक ने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर को अपनी बेल्ट में उड़स लिया।
वो दोनों मोहतात नजरों से चारों तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा किया। वहां से और 4 आदमी नीचे उतर कर आने लगे। सोनिया दबे कदमों जीने से उतरकर नीचे आई। एक सिपाही से कहा, तुम्हारे ऑफिसर का रिवॉल्वर बेकार हो गया है, वो तुमसे रिवॉल्वर मांग रहे। वो इनकार कर सकता था, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। उसने चुपचाप राइफल और कारतूस उसके हवाले कर दिए। वो तेजी से जीने पर चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी। आधे जीने पर पता चला वो लोग ऊपर से नीचे आ रही हैं। उसने कहा, फरहाद होशियार रहना, इनमें से किसी न किसी के हलक से आवाज निकलेगी। ये कहते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ से भी जवाबी फायरिंग हो रही थी। सोनिया की कोशिश ये थी कि उसकी गोली किसी को हलाक न करे, जख्मी करे, और ऐसा ही हुआ। जख्मी होने वाला जिंदा रहता है लेकिन तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो तकलीफ की शिद्दत से चीखने, चिल्लाने और बुड़बुड़ाने लगा। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। मैंने उसके जरिए करीबी आदमी पर जानबूझकर फायरिंग की नाकाम कोशिश की। वो गुस्से से झुंझलाकर बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझ पर गोली चला रहे हो? वो झुंझलाहट में ये ख्याल न रख सका कि अपनी आवाज़ सुना रहा है। उसे इत्मीनान था कि आसपास कोई सुनने वाला नहीं है। वो अस्पताल के अंदर पहुंचने के लिए जीने के निचले हिस्से में फायरिंग कर रहे थे। उनमें से कोई अपने ही साथी पर फायरिंग कर देता था, जिससे अंदाजा हो गया कि वो सब टेलीपैथी की जद में आ गए हैं। इस तरह उन पर और ज्यादा बौखलाहट तारी हो गई। अस्पताल के अंदर पैदर पे फायरिंग की आवाज़ सुनकर शार्पर वहां पहुंचा, मगर उसे देर हो चुकी थी। मैंने हेलीकॉप्टर से आने वाले आखिरी आदमी को भी खत्म कर दिया। फिर मैंने आमना के पास पहुंचकर कहा, पारस को उठाकर छत पर ले जाओ, मैं जोजो के दिमाग पर काबिज रहूंगा। यही बात मैंने सोनिया को बताई। उसने कहा, मैं यहां से हेलीकॉप्टर ले जाऊंगी, तुम जोजो के पास रहो। मैं दूसरे लम्हे जोजो के दिमाग पर काबिज हो गया। शार्पर बहन को अपनी मोहब्बत का वास्ता दे रहा था और कह रहा था, इस वक्त मेरे काम आ जाओ, हम दुश्मनों को शिकस्त देंगे। ये दुश्मन तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने जोजो की आंखें बंद कर दी ताकि उसके जरिए शार्पर यह देख ना सके कि आमना पारस को उठाकर ले जा रही है। जब वो चली गई तो मैंने उसकी आंखें खोल दी, लेकिन उसे बिस्तर की तरफ देखने नहीं दिया। दरवाजे की तरफ चलाता हुआ ले गया। शार्पर पूछ रहा था, जोजो मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो? जोजो मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई शार्पर बोल रहा हूं। वह ऐसा कहने के दौरान उसके सर को इधर उधर घुमाकर उस कमरे को और बिस्तर को देखना चाहता था, मगर मैंने मौका नहीं दिया। वो कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हो गया। बाहर सोनिया खड़ी हुई थी। मैंने कहा, इसे संभालो। उसने यकबारगी जोजो का हाथ पकड़कर खींचा, उसे अपने कंधे पर लादा, फिर वहां से दौड़ती हुई जीने पर चढ़ती हुई छत की तरफ जाने लगी। मैं बदस्तूर जोजो के दिमाग में था। उसकी आंखें बंद थीं। शार्पर यह मालूम नहीं कर सकता था कि सोनिया उसे कहाँ ले जा रही है। वो बुरी तरह उलझ गया। इधर जोजो के जरिए कुछ मालूम नहीं कर सकता था, उधर इसराइली खुफिया तंजीम के अफराद दो तरफा फायरिंग में घिर गए। अस्पताल के अंदर से पुलिस वाले फायरिंग कर रहे थे और उनके अकब से रेड पावर वाले गोलियों की बौछार कर रहे थे। इन हालात में शार्पर कुछ देर के लिए गायब हो गया। ना वो सोनिया के पास आ रहा था, ना मेरे पास, ना जोजो के पास, ना आमना के पास, और ना ही पारस के दिमाग में पहुंच रहा था। मैंने सोनिया से कहा, वो थोड़ी देर के लिए गायब हो गया है। यकीनन उसने समझ लिया है कि हेलीकॉप्टर पर हमारा कब्जा हो गया है। हम जोजो और पारस को यहां से ले जा रहे हैं। वो इसराइली खुफिया तंजीम या दूसरे इजराइल से हमारा ताकुब करेगा। तुम मेरे दिमाग से जाओ, जोजो के पास रहना, मगर मेरे दिमाग में ना आना। मैं खुफिया लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर रही हूं। मैं जोजो के पास आ गया। इतना समझ गया था कि वो पारस और जोजो को रास्ते ही में दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश करेगी। चूंकि वो शीबा की मसरूफियात को मुझसे राज रखना चाहती थी, इसलिए मुझे दिमाग से जाने के लिए कहा था। हेलीकॉप्टर छत से बुलंद होता हुआ परवाज करता हुआ जाने लगा। दुश्मन हेलीकॉप्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। दो तरफा फायरिंग में घिरे हुए थे। सोनिया ने खुफिया तरीके से शीबा को बता दिया था कि वह हेलीकॉप्टर कहाँ उतारने वाली है। वह वहां अपनी कार में मौजूद थी। हेलीकॉप्टर वहीं उतरा। आमना ने पारस को अपने शाने पर लाद लिया। वहां से दौड़ती हुई कार की तरफ जाने लगी। शीबा ने पिछला दरवाजा खोल दिया। आमना ने पारस को पिछली सीट पर लिटा दिया। जोजो उसके पास बैठ गई। फिर आमना स्टीयरिंग सीट के पास शीबा के करीब आ गई। इसके बाद वो कार स्टार्ट होकर जाने लगी। सोनिया ने हेलीकॉप्टर को जमीन से बुलंद किया। अब वो प्रवास करते हुए किसी दूसरी जगह जाकर दूसरे हेलीकॉप्टर में आने वाले दुश्मनों को भटकाने वाली थी। मैं जोजो के दिमाग में था और शायद शीबा इस बात को समझती थी। हमारे दरमियान अजनबियत की एक अजीब सी दीवार खड़ी हुई थी। सोनिया ने मुझे मना किया था कि मैं शीबा को कभी मुखातिब ना करूं, उसे मौका दूं कि वह बड़े से बड़ा कारनामा अंजाम देती रहे। इसके बाद वह फख्र से खुद तुम्हें मुखातिब करे। लिहाजा मैं खामोश था। उसके करीब रहते हुए भी उसे मुखातिब नहीं कर सकता था।